नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस एकेडमी ब्यावर के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पवन रावत और आज के इस सेशन में हम रूबरू होंगे शाहपुरा से, एक ग्रामीण क्षेत्र से निकली प्रतिभा से, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर ना सिर्फ यूपीएससी ईएससी 2020 एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, बल्कि एक शानदार रैंक, ऑल इंडिया रैंक 73 अचीव किया। आज के इस सेशन में मैं आपसे ये वादा करता हूं कि ये सेशन आपके जीवन में बहुत ही शानदार वैल्यू ऐड करने वाला सेशन होगा। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दें कि क्या ऑडियो और वीडियो परफेक्ट है। यदि ऑडियो और वीडियो परफेक्ट है तो फिर मैं आज के अपने गेस्ट राम सर को स्क्रीन पर लाऊंगा और आपसे रूबरू कराऊंगा। एक बार ऑडियंस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दें कि क्या ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, और फिर इस सेशन को हम आगे ले चलेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप साथ के साथ इस सेशन को, इस वंडरफुल सेशन को शेयर भी करते रहेंगे, ताकि ये सेशन यहाँ से सब तक पहुँचे और बहुत सारी जो यूथ आज के समय में अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो इस एक संघर्ष में जर्नी से कुछ प्रेरणा ले सके, कुछ सीख सके। तो एक बार मैं कमेंट सेक्शन में देख लेता हूं कि यस, एवरीथिंग इज परफेक्ट। प्लीज़ आप सेशन को ज़रूर से शेयर करते रहें। और आज के इस सेशन के नेक्स्ट कड़ी में मैं स्वागत करना चाहूँगा राम सर का, जो अभी हमारे बीच जुड़ेंगे। तो स्वागत है भाई साहब आपका साइंस एकेडमी ब्यावर के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच पवन सर, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, आज यूथ से जुड़ने का मौका दिया। मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सेशन मेरी लाइफ का सबसे यादगार सेशन रहेगा। थैंक यू सो मच सर। तो लगभग 80 प्लस ऑडियंस अभी हमें लाइव देख रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी ये ऑडियंस ग्रो होगी और काफ़ी ये वंडरफुल सेशन रहेगा। तो इस सेशन की शुरुआत हम आपके इनिशियल फैमिली बैकग्राउंड से करना चाहेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़्यादातर समय मैं इस सेशन में आपको ही दूंगा, क्योंकि मुझे तो सब सुनते रहते हैं, आज सब आपको ही सुनना चाह रहे हैं। तो एक छोटी सी लाइन के साथ शुरुआत करना चाहूँगा इस सेशन की, कि आंधियाँ सदा चलती नहीं, आंधियाँ सदा चलती नहीं, परेशानियाँ सदा रहती नहीं, परेशानियाँ सदा रहती नहीं, एक बार अपने आप पर विश्वास तो कर, मंजिल तुझे भी मिलेगी, एक बार दिल से प्रयास तो कर। ओवर टू यू राम सर। थैंक यू सर। जैसा कि सर आपने बताया कि मैं जयपुर जिले की एक ग्रामीण फैमिली से आता हूँ। नौलपुरा मेरा गांव है, और मेरे फैमिली ग्राउंड में इतना स्पेसिफिक एजुकेशन बैकग्राउंड कभी रहा नहीं, क्योंकि मम्मी पापा दोनों कभी स्कूल नहीं गए, पर उन्होंने हमारी एजुकेशन को लेके बहुत शुरू से ही बहुत ही सचेत रहे। पापा का अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो इनिशियल शुरुआती दिनों में तो वो खेती का काम किया करते थे, जब तक हमारे वहाँ पानी की प्रॉब्लम नहीं थी। फिर आपको पता है राजस्थान में पानी की प्रॉब्लम है, तो वहाँ जैसे ही पानी की समस्या हुई तो उन्होंने अपना प्रोफेशन स्विच करके बकरी चराने का काम किया। तो उन्होंने बकरी चराते-चराते ही परिवार की आजीविका करी और हमें साथ में पढ़ाया। आपको सबको पता है, आज जिस मुकाम पे भी हूँ मैं, मेरे मम्मी-पापा, सोसाइटी और रिश्तेदारों की वजह से, उनके सबका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे को सहयोग मिला। और मेरी मम्मी एक गृहिणी हाउसवाइफ है, और मैं 5 भाई-बहनों में से सबसे यंगेस्ट हूँ, सबसे छोटा हूँ। तो जैसा कि आप सब यहाँ पर सर से जान पाए कि 5 भाई बहनों में सबसे छोटे पिताजी एक सामान्य कृषक और खेती बाड़ी का कार्य करते, और फिर पानी की समस्या के चलते उन्होंने अपने प्रोफेशन को शिफ्ट किया। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक ग्रामीण क्षेत्र में एक आजीविका का मूल साधन या तो पशुपालन या फिर कृषि होता है। तो उन्होंने पशुपालन को अपना आगे का एक जरिया जो समझा, और आगे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उसी को ही कंटिन्यू किया। अब राम सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे आपकी 10th क्लास तक की पढ़ाई के बारे में। फिर अपन सेशन को आगे ले चलेंगे, बहुत जल्दी अपन आगे चलेंगे, लेकिन मैं 10th तक की आपकी स्टडी जर्नी के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा, और ऑडियंस भी ज़रूर से जानना चाहेंगी। आई होप सो। यस सर, थैंक यू सर। जैसा कि सर इनिशियल मेरा स्कूलिंग रहा गवर्नमेंट स्कूल से, 7th क्लास तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा।
तो कहीं न कहीं है कि चाहे मम्मी-पापा दोनों स्कूल नहीं गए, पर उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया या हमेशा एजुकेशन स्टोरी सुनाया करते थे। वो बताते थे कि पढ़ाई का कितना महत्व है और उसी गाइडेंस के थ्रू मैं इस इनिशियल से शुरुआत से ही गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ा, पर वहाँ भी अच्छा रहा। वहाँ भी मैं फर्स्ट, सेकंड रैंक पे आता था। फिर कहीं न कहीं एक एनवायरनमेंट का लैक लगा मुझे कि हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा एनवायरनमेंट कम है पढ़ाई को लेके, तो उन्होंने मेरे को प्राइवेट स्कूल में स्विच कराया। 7th क्लास से 10th क्लास मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। 10th क्लास में सर कहीं न कहीं एक होप होता है अपने पेरेंट्स का कि 10th एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ से बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करने का एक फैक्टर होता है कि 10th में कितना परसेंटेज बनता है। कहीं न कहीं अपने इंडियन पेरेंट्स की थॉट होती है कि बच्चा क्या करेगा या अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने के लिए 10th का परसेंटेज मायने रखता है। तो उसी कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए या अपने मम्मी-पापा की इमेज में मेरा एक पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए मैंने 10th में जी जान लगा के मेहनत किया। मेरा ओवरऑल फाइनल 10th में परसेंटेज बना 90, जो हमारे एरिया का उस टाइम का परसेंटेज बहुत ही मतलब उस एरिया में सबसे अच्छा परसेंटेज था। और उसी परसेंटेज के ज़रिए क्योंकि 10th में 90 बना तो कहीं न कहीं मेरे शुभचिंतक, मेरे रिश्तेदार, सोसाइटी उन्होंने मेरे मम्मी-पापा को आके समझाना चालू किया कि ये बच्चे इस बच्चे में पोटेंशियल है। तो आप इसको कहीं न कहीं अच्छा आईआईटी क्योंकि जैसे कौन-सा आपको पता है अपने इस एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि बच्चा अगर स्कूलिंग में अच्छा करता है, 10th में टॉपर करता है, तो या तो आईआईटी या पीएमटी इसका सजेशन देने आने भी लगे, लोग सजेस्ट भी करने लगे कि इसको कोटा भेजा जाए। आईआईटी या पीएमटी जो भी ये करना चाहे, वो करना चाहिए। तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे ही 10th पास होता है, तो एक सब्जेक्ट चूज़ करने का अपने पास ऑप्शन आता है कि मैं अब क्या करूँ? तो मेरा मानना ये है, किसी के भी प्रेशर में नहीं आना चाहिए। अपना जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में अपना इंटरेस्ट है और जिस सब्जेक्ट को पढ़ने से आप बोर नहीं होते, उस सब्जेक्ट के लिए जाएँ। वो मैथ हो सकता है, वो साइंस हो सकता है, वो सोशल साइंस हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है। उस सब्जेक्ट को चूज़ करें। मेरा इंटरेस्ट मैथ में रहा, तो मैंने मैथ चूज़ किया। अब बात आती है कोटा जाने की, कि कोटा सब लोग सजेस्ट कर रहे थे, तो कहीं न कहीं मम्मी-पापा के भी दिमाग में आ गया कि यार इसमें पोटेंशियल है, लोग इतना लोग सजेस्ट कर रहे हैं, तो कोटा का नाम सुना भी था, तो कहीं न कहीं इसको भेजते हैं। तो मेरा डिसीजन हुआ कि कोटा भेजा जाए, तो कोटा भेजने के लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी है मम्मी-पापा की भी इसमें कि अब फाइनेंशियल आपको पता है पापा बकरी चराते थे, तो इतना नहीं होता मैं कि राम उसको सर कोटा आपको भी यहाँ भेजा जाए। थोड़ा-सा रोकना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर ऑडियंस भी जुड़े हैं। आई होप कि मैंने रिक्वेस्ट भी किया था बच्चों से कि आप पेरेंट्स के साथ इस सेशन को ज़रूर से देखें। उससे यहाँ पर एक इंस्पिरेशन अभी जो निकल के आएगी एक स्टोरी, वो बहुत शानदार स्टोरी है। और मैं जानना चाहूँगा कि जब आप कोटा जाने का डिसीज़न आपको आपकी सोसाइटी और आस-पास के लोगों ने जब दिया, तो कहीं न कहीं फाइनेंस सबसे एक बड़ा पॉइंट बन जाता है कि यार पैसे कहाँ से लाए जाए। जब हम ग्रामीण क्षेत्र से निकले हैं, पेरेंट्स का कोई बड़ा कोई कारोबार नहीं है या पैसा बड़ी इनकम सोर्स नहीं है, उस सिचुएशन में कहीं न कहीं कोटा जाना मतलब एक तरह से फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट करने जैसा होता है पेरेंट्स के ऊपर। और पेरेंट्स ने किस तरह से उसको आपके लिए हैंडल किया? ओवर टू यू। थैंक यू सर। जैसा कि सर 10th का परसेंटेज कहीं न कहीं एक मेरे घरवालों के दिमाग में ये तो क्रिएट कर दिया कि इस बच्चे में पोटेंशियल तो है क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग बता रहे हैं, लोग घर वो पूरे परिक्षेत्र में टॉप किया, तो कहीं न कहीं एक पोटेंशियल नज़र आया मेरे में। तो मैं ये सब बच्चों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप में पोटेंशियल है, आप में कुछ कर पाने की चाहत है, तो आपके मम्मी-पापा आपको किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो मेरे मम्मी-पापा ने भी यही किया क्योंकि कहीं न कहीं सर ज़मीन बेचना एक ईज़ी टास्क नहीं है, ब ज़मीन बेच के बच्चे को पढ़ाना। पर मेरे मम्मी-पापा ने वो डिसीज़न किया वहाँ उस टाइम कोटा जाने के लिए फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए कहीं न कहीं ज़मीन बेच के मुझे कोटा भेजा गया कि ज़मीन तो फिर भी ली जा सकती है, पर इसकी एजुकेशन एक बार अगर कम रह गई तो एजुकेशन दोबारा नहीं की जा सकती। तो मेरा डिसीज़न वहाँ उस टाइम 10th में कोटा जाने का घरवालों ने ज़मीन बेच के किया सर। बिल्कुल, राम सर एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे यहाँ कमेंट सेक्शन में एक रिक्वेस्ट आ रही है कि सर थोड़ा स्लो। तो ओके सर। हाँ, तो एक्चुअली हम थोड़ा-सा अपना नेचुरल टोन को थोड़ा-सा फ्रीक्वेंसी कम करेंगे ताकि ऑडियंस को भी कंफर्टेबल फ़ील हो। सो ओके सर। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि राम हुँ। सर 10th क्लास में परसेंटेज को लेकर एक रहता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस परसेंटेज का अच्छा बनना बच्चे के लिए अच्छा भी हो जाता है और बुरा भी हो जाता है। अच्छा कैसे, बुरा कैसे, आप अपने प्रीफेक्स में इसको बताइए कि एक पॉजिटिव क्या हो सकता है परसेंटेज बनने का और नेगेटिव क्या हो सकता है? ओवर टू यू।
जैसा कि सर अच्छे के सेंस में बात करें तो 10th की परसेंटेज कहीं न कहीं अपने माइंड में एक पॉजिटिव इमेज लेके आती है कि 10th का एक पहली सफलता की पहली सीढ़ी कह सकते हैं सर 10th को, कि आपने सफलता की पहली सीढ़ी क्रॉस कर ली, 10th में अगर अच्छी परसेंटेज बनती है, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये रहेगा कि आपको अच्छी आगे की जो जर्नी रहेगी उसमें कहीं न कहीं माइंड में रहेगा कि यार मेरे में पोटेंशियल है, तो एक पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी माइंड में। तो उसको आगे की जर्नी में ले जा सकते हैं। नेगेटिव ये हो सकता है सर इसका कि 10th में बना लिया तो कहीं न कहीं बच्चा 11th में थोड़ा-सा लूज़ पड़ जाता है कि यार अपन तो वैसे ही होशियार हैं, मतलब हो जाता है तो कहीं न कहीं वो डिस्ट्रैक्शन का भी एक ज़रिया बन सकता है कि वो थोड़ा-सा अपना पढ़ाई कम कर दे और हो जाएगा कि यार कर लेंगे अपन तो टॉपर है। ये टॉपर होने का जो टैग लगा लेता है अपने आप से, तो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से टैग नहीं लगाना चाहिए क्योंकि टॉपर कुछ नहीं होता। टॉपर आप तब होगे जब तक आपकी फाइनल सीढ़ी अचीव नहीं कर लोगे। तो फाइनल सीढ़ी तो 10th नहीं है क्योंकि ये तो सफलता की पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी के बाद में तो बहुत सीढ़ियाँ आनी बाकी है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि आप इसको पहली स्टेज मानें, इससे अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट करें कि हाँ, एक अपना अच्छा पोटेंशियल है, अपने में कुछ कर पाने की क्षमता है। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा सर, परसेंटेज मेरे हिसाब से इतना मायने नहीं रखता। कम से कम ऐसा है कि 90 परसेंटेज वाले भी बच्चे आईआईटी नहीं निकाल पाते, 70% वाले बच्चे आईआईटी निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज का कहीं न कहीं एक अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में काम आता है। तो मैं तो यही सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए अच्छा करें, 10th में भी अच्छा करें। हाँ, यहाँ पर मैं एक जो चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो राम सर ने अभी आप सबके सामने रखा है कि 10th क्लास में जो परसेंटेज बन जाता है, परसेंटेज का जो एक नशा छा जाता है ना, वो ऋणात्मक, वो नेगेटिव होता है हमारे लिए। और उस यस नशे को सर। नहीं चढ़ने देना है। क्यों? क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि मैं तो टॉपर हूँ और अभी वो पहले ही यस सर। सीढ़ी पर चढ़ा है। तो यहाँ पर आप यूँ समझ सकते हैं कि यदि कोई चैंपियन बनना चाहता है और यदि वर्ल्ड वाइड खेलना चाहता है, तो वो सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का गेम खेलेगा, फिर स्टेट लेवल का खेलेगा, फिर नेशनल लेवल का खेलेगा और फिर इंटरनेशनल लेवल का खेलेगा। तो आप अपने 10th क्लास को एक इनिशियल, जिसे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल कहते हैं, वो कह सकते हैं, और उसमें आपने एक अच्छा काम किया है। तो परसेंटेज अच्छा बनने का एक बेनिफिट आपको ये मिल सकता है कि मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा स्पेशली, क्योंकि हम भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कि बाय द वे राम सर के 10th क्लास में उस समय अच्छे परसेंटेज नहीं बनते, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि इनके लिए खेत बेचने जैसा बड़ा एक इनिशिएटिव ले ले। अपने इंडियन पेरेंट्स में ये देखा जाता है कि बच्चे की परसेंटेज उनको काफी प्रेरित करती है, काफी मोटिवेट करती है। अब अपन आगे की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राम सर, आपने जब अपने परिक्षेत्र में टॉप किया, फिर आपने कोटा जाने का निश्चय किया, कोटा जाने का निश्चय किया, इसका मीनिंग हम ये ले सकते हैं कि आपने आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी खड़गपुर जैसे नामी कॉलेजेस में लैंड करने वाली फ्लाइट में बैठने का एक डिसीजन ले लिया। तो उसके बाद की जर्नी आप यस जरूर सर। शेयर करें। तो सर मैं हाँ, कोटा की जर्नी बताना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि जैसा बताया कि वो इंटरनेशनल फ्लाइट जैसा है कि मैंने भी सर आईआईटी के लिए गया, आईआईटी के लिए खेत बेचेगी तो मैंने आईआईटी के लिए ही सोचा शुरू से ही। तो मैंने वहाँ जाके पढ़ाई करी, 11th पढ़ा, साथ में 11th भी पढ़ा और साथ में कोचिंग भी करी। 11th-12th अच्छे से करी सर, वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस भी सही रहा। 12th में पर कहीं न कहीं दोनों को बैलेंस करके चलना होता है, 12th भी करना होता है, आईआईटी की तैयारी भी करना होता है। तो उस वजह से कहीं न कहीं मेरा एक तो 12th में लैग लैग दिखा, जो परसेंटेज 10th में 90 थी, वो 84 पे आ गई। और दूसरा सर आईआईटी का ये रहा कि मेरा बैड लक कहो या मेरा कहीं न कहीं परफॉर्मेंस में कमी हो, मेरा आईआईटी में नहीं हुआ उस टाइम। तो उस टाइम मुझे एनआईटी जयपुर में केमिकल मिल रही थी, पर मेरा सपना आईआईटी का था क्योंकि मैं आईआईटी के लिए लेके गया था। तो मैंने घरवालों को कन्विंस किया क्योंकि आईआईटी एक और अटेम्प्ट देती है। तो मैंने कहा कि जो जेईई मेंस में मेरे मार्क्स आ रहे हैं 12th के हिसाब से, वहाँ कोचिंग उसके हिसाब से कुछ ना कुछ मतलब 90% स्कॉलरशिप दे रही थी। ओनली 10% स्कॉलरशिप लग रही थी और 10% फीस लग रही थी। तो मैंने घरवालों से रिक्वेस्ट किया कि ऐसा एक मौका और दे जाए कि मेरी लाइफ में रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने एक अटेम्प्ट और नहीं लिया। तो मैं सर फिर रिपीट करने चला गया कोटा में। घरवालों ने कर्ज लेके जैसे भी मुझे भेज दिया वापस से कि हाँ, इसके मन में रिग्रेट नहीं रहे कि यार काश एक अटेम्प्ट और मिलता, आईआईटी की तैयारी करता। तो सर ऐसा रहा, आईआईटी फिर से मैंने आईआईटी का दिया, आईआईटी की तैयारी करी रिपीट में जाके और वहाँ टेस्ट सीरीज में मेरा हमेशा अच्छा रहा। वहाँ देख के तो कभी मैंने एनआईटी का नहीं सोचा क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस रहता था, टॉप में आता था, तो मेरे को लगता था कि आईआईटी तो निकल ही जाएगा, आईआईटी का ही सोचा था।
तो फिर जो जिस दिन एग्ज़ाम था आईआईटी का, एनआईटी का पहले जेईई मेंस लग चुका था, आईआईटी के एग्ज़ाम के दिन पहला पेपर अच्छा गया, सेकंड पेपर में सर कुछ भी कहो, बैड लक कहो, यहाँ बैड लक मानता हूँ मैं, क्योंकि कहीं न कहीं सेकंड पेपर मेरा फिर से बेकार हो गया और आईआईटी का सपना फिर से अधूरा रह गया। तो जो मैंने 10th में टॉप करके परिक्षेत्र में टॉप किया, वो कहीं न कहीं मैं सर डिप्रेशन में भी आ गया था उस टाइम, क्योंकि कहीं न कहीं आईआईटी का सपना लेके गया मैं, फिर से आईआईटी नहीं हुआ, फिर से मुझे एनआईटी जयपुर मिला। एनआईटी जयपुर ऑल्दो बहुत अच्छा कॉलेज है, पर मेरे सपने तो आईआईटी के थे। पर अब जो है उसी में सहन करना पड़ेगा। पर एक जो देखो सर 10th में इतनी परसेंटेज बनी ना, तो कहीं न कहीं एक सोसाइटी की में इमेज में मुझे आईआईटीएन टाइप का, जब आईआईटी के लिए गया, तो आईआईटीएन ही समझते थे। तो कहीं न कहीं मेरे को भी वो सोशल प्रेशर भी क्रिएट हो गया मेरे ऊपर कि यार अपन ने जो सपना देखा था मम्मी-पापा ने, मैंने वो कहीं न कहीं अचीव नहीं किया। फिर मैंने एनआईटी जयपुर में एडमिशन लिया। आगे की जर्नी बताता हूँ सर। ये एक कोटा की जर्नी थी, क्या वहाँ से मुझे बिल्कुल, एनआईटी मिला सर। बिल्कुल। तो ये थी आपकी आईआईटी में जाने की जर्नी। मैं इसको ब्रीफ करता हुँ, हूँ कि आपने 11th और 12th कोटा से किया और 12th हुँ, हुँ। रनिंग के साथ आपने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया। आप यस सर। अपने आप को उस चीज़ में सफल नहीं बना पाए, यानी आईआईटी के दरवाज़े नहीं खुलवा पाए। फिर आपने 1 यस सर। साल और ड्रॉप लिया, फिर से आपने कोशिश की, अगेन आपके लिए दरवाज़े आईआईटी के नहीं खुल पाए, आप एमएनआईटी लैंड कर चुके। अब आप एमएनआईटी में हैं और एमएनआईटी में आपका क्या ब्रांच था और यहाँ आपका कैसा जर्नी रहा, और यहाँ पर कहीं न कहीं एक टीस पैदा हो जाती है ना अंदर ही अंदर, एक अपने आप में कि यार अब कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है कि अब तक जो समाज में एक इमेज रही टॉपर की, और अब जब हम आईआईटी में नहीं पहुंचे तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क खुद का खुद पर भी लग जाता है। और सोसाइटी तो आपकी हमेशा यही चाहती है कि आप काफी अच्छा करें, क्योंकि वो तो जब यस आपको सर। 10th में टॉप किया तब भी सोसाइटी ने आपको अप्रिशिएट किया, तब भी वो माला लेके खड़े थे, वो तो अब भी माला यस लेके सर। खड़े थे, लेकिन आपने 2 अटेम्प्ट के बाद भी आईआईटी के दरवाजे खुलवाने में अपने लिए आप सफल नहीं हो पाए। तो अब आप एनआईटी जयपुर यानी एमएनआईटी जयपुर आ चुके हैं। आगे की जर्नी हुँ, ओवर टू यू। हुँ। एमएनआईटी जयपुर में सर मुझे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में मेरा दाखिला हुआ। तो जो कोटा का फेल्योर मुझे, क्योंकि 2 फेल्योर मैं फेस कर चुका था, 12th के साथ आईआईटी में नहीं जाना, फिर रिपीट के साथ भी आईआईटी नहीं गया। तो वो फेल्योर का कहीं न कहीं मेरे माइंड में स्टक हो रहा था कि यार मेरे में पोटेंशियल है, फिर भी मैं नहीं कर पाया आईआईटी। तो कहीं न कहीं मैंने वो फेल्योर को उसको ओवरकम करने के लिए मैंने वहीं फिर सीनियर्स के साथ में डिस्कस किया कि अब फ्यूचर में मेरे साथ क्या ऑप्शन हो सकते हैं। वहाँ सिविल इंजीनियरिंग को लेके क्या करियर में कर सकता हूँ मैं। तो मेरे सीनियर्स, मेरे सर, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको है ना यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन कराती है, सिविल इंजीनियरिंग में आपको वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो सर उसका ऐसा रहा कि मैंने 3rd ईयर से इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करी। उसमें तैयारी के लिए सर ऐसा है कि कहीं न कहीं सीनियर्स का, मेरी वहाँ की स्थानीय कोचिंग्स का गाइडेंस मुझे बहुत मिला। उसकी हेल्प से मैं स्टार्ट कर दिया मैंने जर्नी। 3rd ईयर से मैंने जर्नी स्टार्ट की, सेल्फ से कर ली और गाइडेंस साथ में था मेरे के पास। फिर एक एक दिक्कत हो रही थी मेरे साथ में, जब 2018 में मुझे इंजीनियरिंग सर्विस लिखना था, उस साल एज क्राइटेरिया नहीं हो रहा था। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि यार 18 में पास आउट होने के बाद में घर वाले बैठने तो नहीं देंगे, यार मैं भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर है मेरे पास, वो एजुकेशन ऑलरेडी चल रहा है, एजुकेशन लोग वाले घर पे आ जाएँगे। तो मेरे माइंड में ये था, कहीं न कहीं मैं अपने को बैकअप बनाना चाहिए। बैकअप बनाने के साथ-साथ में इंजीनियरिंग सर्विस करूँगा, यूपीएससी करूँगा। तो बैकअप के लिए हमारे पास उस टाइम बेस्ट ऑप्शन था गेट। गेट से क्या होता है सर, गवर्नमेंट पीएसयू मिलती है। तो मैं उसकी तैयारी करने लगा सर। तो मैंने 3rd ईयर जी जान लगाया, फाइनल ईयर जी जान से मेहनत करी। गेट जिस दिन लिखना था, उस दिन मैंने गेट लिखा। फाइनल ये हुआ, फरवरी में लिखा था गेट। गेट में मेरा फिर से नहीं हुआ। कहीं न कहीं फिर मेरे में प्रेशर क्रिएट होगा कि अब क्या करना है लाइफ में। क्योंकि मैं बैकअप के रूप में गेट की तैयारी कर रहा था और गेट में मेरी टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस रहता था। जैसे कोटा में रहता था, ऐसे यहाँ पे टॉप 100 में आता था और मैं टॉप 100 की ही एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि मेरा टॉप 100 में आ जाएगा, क्योंकि इतनी मेहनत करी थी, मेरे को बिलीव भी हो गया था और टेस्ट सीरीज में 7 कर रहा था, तो टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस दिख जाती है। वो दिया, गेट में फिर से नहीं हुआ। तो अब मेरे को एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि बैकअप था, बैकअप मेरा फेल हो गया। अब यूपीएससी मेरा फाइनल टारगेट था। अब यूपीएससी करने के लिए कहीं न कहीं अब बैकअप भी तो होना चाहिए, क्योंकि मैं तैयारी कैसे करूँगा? तो उसी टाइम ऐसा हुआ, ये जिस डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, उसी डिपार्टमेंट की वहाँ वैकेंसी आई हुई थी। ऑल इंडिया 2 ही वैकेंसी थी। फिर भी अब ऑप्शन मैं थे नहीं, राम तो सर मैंने आपको भर यहाँ पर दिया। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा
कि जब हम्म, आप मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, सॉरी फॉर देट। मैं यहाँ जानना चाहूंगा कि ओके। आप जब एमएनआईटी में आए तो क्या फर्स्ट ईयर से ही हम्म। आपका माइंडसेट था कि नहीं यार यूपीएससी क्लियर करनी है, या फिर वहां रुके फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आते आते आपको रियलाइज हुआ? ये मैं थोड़ा सा आपसे क्लियरिफाई करना चाहता हूँ, और थोड़ा सा आप नहीं रिक्वेस्ट सर, सबके रह रही है कमेंट सेक्शन में, थोड़ा सा आप अपना स्पीड जो है। स्लो करना है। ओके हाँ। सर। हाँ। सर यूपीएससी का मेरे माइंड में तो अब लोगों का थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में बनता है, पर मेरा तो जब से मैं आईआईटी का फेल्योर मिला था, कहीं ना कहीं मेरे तो माइंड में स्टक हो गया था कि अब तो कुछ बड़ा ही करना है, और आपको भी पता है देश की सबसे बड़ी एग्जाम यूपीएससी है। तो मेरा तो फर्स्ट ईयर से ही कह सकते हो, इन्हीं से जब मेरा ब्रांच में एडमिशन मिला सिविल इंजीनियरिंग में ही, तभी से मेरा माइंड सेट हो गया था कि यूपीएससी करना है सर। अच्छा, तो अब हम्म, आगे की जर्नी आप बताता हूँ सर। जो जब आप बाहर निकले एमएनआईटी से, तो आप कह रहे आपने गेट का एग्जाम दिया, अगेन गेट का एग्जाम नहीं, आप समहाउ नहीं कर पाए, फेल हो आपकी गए फिर से। परफॉर्मेंस अच्छी हाँ, थी। कई बार ये होता है पर कि नहीं कर पाया सर। आपके लिए कई बार ये अच्छा भी होता है, आज अच्छा लग रहा है कि यार वो अच्छा हुआ, यस सर। लेकिन उस समय की फीलिंग हाँ, कुछ और ही होती है, बहुत बुरा लगता है। और बहुत यस बुरा सर। लगता है, ऑब्वियस सी बात है। और ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए मोटिवेशन है, आज जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए मोटिवेशन है कि दरवाजे बंद होंगे लेकिन कुछ नए भी खुलेंगे। कुछ आप आपको दूसरे बंद, खुलेंगे सर। हाँ, बंद दरवाजों के सामने बैठ के रोना नहीं है, आपको बंद हो गया चलो आगे यस सर। बढ़ते, मूव ऑन। तो आप कह रहे कि हाँ, आपने उस समय कोई गवर्नमेंट एग्जाम भी दिया था? सुनो, हाँ सर, उसके बाद में हुआ फरवरी के बाद में बताता हूँ। फरवरी में ये एग्ज़ाम लगा, फिर गेट में जब डिस्क्वालीफाई हो गए, तो फिर मैं मार्च में ये वाला एग्ज़ाम दिया था मैंने। ऑल इंडिया स 2 ही वैकेंसी थी, पर फिर इसमें क्या मेरे को वेटिंग में डाल दिया, उसमें हुआ नहीं सर। अब मेरे पास ऑप्शन कुछ रहा नहीं, तो मैं वहाँ जो प्लेसमेंट, अभी हमारे पास 3 महीने बचे हुए थे कॉलेज के, मार्च, अप्रैल, मई। मई में हम पास आउट होने वाले थे, तो वहाँ कॉलेज कंपनियाँ आती है प्लेसमेंट के लिए। तो मैंने वो प्लेसमेंट में बैठना स्टार्ट किया। इतने दिनों का तो मैं बैठ नहीं रहा था, तो मेरा प्लेसमेंट हो गया। एक में उसमें 42,000 पर मंथ मिलने मिलने वाले थे, मेरा उसमें प्लेसमेंट हो गया। अभी होली की बात है, होली 2018 की बात है सर, जब मैं पास आउट होने वाला था। अब डिसीजन करना था कि मुझे प्राइवेट में जाना है या गवर्नमेंट में जाना है। तो उसी टाइम मैं घर पे आया हुआ था, मम्मी-पापा दोनों बैठे हुए थे। मम्मी-पापा को तो यूपीएससी का यूँ भी नहीं पता कि यूपीएससी क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कभी जाना नहीं। हाँ, उनको ये पता कि बड़ी नौकरी है। तो मैंने मम्मी-पापा को यही कहा था कि मेरे पास 2 ऑप्शन है अभी, एक तो 42,000 की नौकरी है, दूसरा है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में ऐसा है कि इसमें टाइम लग सकता है, थोड़ा फाइनेंशियल अपना प्रॉब्लम है। तो उसमें थोड़ा रिस्क है, और इधर है प्राइवेट जॉब जो 42,000 मिल रहे हैं। हमारी एनुअल इनकम ही 42,000 नहीं है, तो वहाँ तो 42,000 बहुत लग रहे थे। तो फिर भी मैंने मम्मी-पापा का ओपिनियन जानना चाहा, तो हमने वहाँ डिस्कस करा था मम्मी-पापा से। तो पापा का ओपिनियन तो ये आया कि देख बेटा, ऐसा है कि मैं 18 साल से बकरी चरा रहा हूँ, तो मैं 2 साल भी और बकरी चरा लूँगा तो मेरा कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो नहीं कहूँगा कि तू 42,000 वाली जॉब करे, तू गवर्नमेंट को ट्राई कर सकता है। मम्मी ने ये कहा कि देख, हम नहीं जानते तुझे गवर्नमेंट जाना है, प्राइवेट जाना है, जो भी जाना है, तेरे माइंड में या तेरी लाइफ में ये काश वर्ड नहीं होना चाहिए कि काश मैं उस टाइम गवर्नमेंट की तैयारी कर लेता। अब डिसीजन तेरे ऊपर है कि हमने तेरे को बीटेक करा लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, अब इतना तो तू डिसीजन कर सकता है। पर हाँ, हम तेरे को प्रेशराइज़ नहीं करेंगे कि तू हमें पैसे दे, अगले महीने से पैसे दे। जैसे पास आउट हुआ, हमें 42,000 रुपए चाहिए। तो फिर मैंने कहीं न कहीं एक इमोशनल भी हो गया कि यार, इतनी खराब कंडीशन में घरवाले इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वो उतना मोरल सपोर्ट मिला सर। फाइनेंशियल सपोर्ट से ज़्यादा कुछ बढ़ के था वो मोरल सपोर्ट। तो उस दिन फिर मैंने किसी से बिना डिस्कस किए हुए ही, हाँ, दोस्तों से भी सब डिस्कस किया। तो 2-3 दोस्त थे, सर थे, उन्होंने कहा कि यार फाइनेंशियल की वज़ह से तू अगर कोचिंग ये छोड़ना चाह रहा है, कंपनी में जाना चाह रहा है, तो हम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल तो कहीं न कहीं हम या सोसाइटी या कहीं न कहीं से हो जाएगा। यहीं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि सर, अगर आप में सच में कुछ कर पाने का जुनून है, तो सोसाइटी, रिश्तेदार, दोस्त, सर, पेरेंट्स तो होते ही होते हैं, उनके अलावा सब लोग आपको साथ देने के लिए खड़े रहते हैं। तो मैंने वो घरवालों की बात, मेरे मम्मी-पापा की बात दिल पे लग गई कि यार इतना ये कह रहे हैं, तो मेरे को तो नहीं जाना, मेरे को यूपीएससी करना है। तो मैंने वो प्राइवेट वाला जॉब स्किप किया। फिर अब प्राइवेट वो यूपीएससी की करना है, तो अब 1 साल बाद 5 जनवरी को 2019 को यूपीएससी था। अब मैं ये सोच रहा था कि बैठे-बैठे सेल्फ स्टडी करेंगे और अपन निकालेंगे। उसी टाइम किसी कोचिंग ने वो निकाला था स्कॉलरशिप टेस्ट, तो वो स्कॉलरशिप टेस्ट दिया, वहाँ से मुझे 75% स्कॉलरशिप मिली, तो 25% फी मुझे पे करनी थी। तो 25 फी पे करके मैं वो कोचिंग जॉइन कर ली मैंने, साथ-साथ चलता रहेगा। अब मैं ये कोचिंग चल रही है, मेरी तैयारी भी चल रही है। अच्छी तैयारी चल रही थी उस साल, 19 की बात है।
मई में मैंने ज्वाइन किया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में यूपीएससी का नोटिफ़िकेशन आता है सर, कि क्योंकि हर साल 3 महीने पहले यूपीएससी नोटिफ़िकेशन निकालती है। अक्टूबर में उन्होंने नोटिफ़िकेशन निकाला, तो मेरा कहीं न कहीं मैं लास्ट ईयर भी एज क्राइटेरिया की वज़ह से बाहर हुआ था। अंडर एज प्रॉब्लम थी मेरे, मैं 19 का ही हुआ था उस साल। इस साल भी कहीं न कहीं एज क्राइटेरिया मेरे को देखना था कि 1 अगस्त को माँगती है वो 21 साल। तो मैं वो देख रहा था कि 1 अगस्त है या नहीं नोटिफ़िकेशन। मैंने सबसे पहले एज क्राइटेरिया देखा। उस साल सर बैड लक मानो या कुछ भी मानो, उन्होंने नोटिफ़िकेशन में लिखा था 1 अगस्त की जगह 1 जनवरी, कि जो बच्चा 1 जनवरी 2019 को 21 का है, वही अपीयर हो पाएगा। मैं 1 अगस्त के हिसाब से 21 का हो रहा था। पर वो फिर से मेरे के लिए तो दुनिया ही ऐसा लगा कि दुनिया उजड़ चुकी है, क्योंकि जिस डिसीज़न जो मैंने प्राइवेट कंपनी छोड़ी थी, जो डिसीज़न लिया था मैंने गवर्नमेंट का यूपीएससी का, कहीं न कहीं यूपीएससी ने बिना एग्ज़ाम दिए मुझे बाहर कर दिया था। तो कहीं न कहीं वो एक मोमेंट था जहाँ मैं डिप्रेस रहा 3-4 दिन के लिए। फिर इस डिप्रेशन में सबसे अच्छा साथ देते हैं आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी। तो मैंने फैमिली, सोसाइटी या दोस्तों में दोस्तों को सबसे ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ, उसमें दोस्त बहुत साथ देते हैं। दोस्तों का मैंने सपोर्ट लिया, फैमिली का लिया, तो वो कहे कि यार घरवाले ने तो बोला कि 20 में नहीं, 19 में नहीं दे पा रहा तो 20 में दे लेना। तू कौन-सा 1 साल में बुड्ढा हो जाएगा? अभी तो यूपीएससी नहीं मान रही तेरे को 21 का, तो अगले साल दे देना। अब मैं उनको कैसे कहता कि 1 साल का फाइनेंशियल बर्डन कैसे सहन कर पाऊँगा, क्योंकि दोस्त कहीं न कहीं कर रहे थे, फिर भी थोड़ा मेरे माइंड में ऐसा लग रहा था कि यार 1 साल हो गया, 1 साल हो जाएगा, 1 साल कैसे वेट करूँगा मैं? क्योंकि एग्ज़ाम 2020 में देना था, फिर भी कहीं न कहीं वापस से बाउंस बैक किया। अब ऑप्शन जो अवेलेबल थे मेरे माइंड में ये था कि यूपीएससी तो करना है, वो तो फाइनल एम है। अब जो प्रेज़ेंट में ऑप्शन है, उस पे अपन फ़ोकस करते हैं। तो उस टाइम मेरा प्रेज़ेंट, वो उस टाइम का प्रेज़ेंट था गेट। मैंने वापस से गेट की चालू करी तैयारी। इस बार गेट इतना, मतलब टेस्ट सीरीज़ की बता रहा हूँ, गेट इतना अच्छा रहा मेरा, मतलब उसमें टेस्ट सीरीज़ में, कि हमेशा टॉप 10 में आता था, क्योंकि मैं पिछले कहीं न कहीं 3 साल से पढ़ रहा था। तो फिर गेट दिया मैंने। इस बार तक जो टॉप 10 टेस्ट सीरीज़ में टॉप 10 आता था, गेट में मेरी 1003 रैंक थी, मतलब ट्रिपल डिजिट में भी रैंक नहीं आ पाई। कहीं न कहीं फिर से फेल्योर मिला गेट का मुझे। पता नहीं सर, मैं गेट का पैटर्न समझ नहीं पा रहा था या गेट मुझे समझ नहीं पा रहा था। गेट हमेशा क्लोज़ रहा मेरे लिए। अब मैं सोच रहा था, ये फरवरी 2019 की बात है, कि अब क्या करें? क्योंकि गेट भी निकल गया फिर से, अब 1 साल फिर से बैठना है। तो कहीं न कहीं फाइनेंशियल का तो दोस्त लोग कह रहे थे कि यार तू परेशान मत हो, कहीं न कहीं हम अरेंज कर देंगे, रिश्तेदार कह रहे थे कि अब अरेंजमेंट हो जाएगा। तू तो तेरा जो मेन टारगेट है, उस पे फ़ोकस कर। फिर मेरे को यार ये इनका बात सही है कि करना है यूपीएससी, पर जो भी अवेलेबल ऑप्शन है, उनको भी देते चलेंगे। तो उस टाइम आरआरबी जेईएन का आया था। मैंने दिया, प्री हुआ, मेंस ये अप्रैल में उसका प्री हुआ, अगस्त में उसका मेंस था। तो यहाँ मैंने आरआरबी जेईई का मेंस दिया, तो उसमें ऐसा हुआ था कि सर मैं पेपर देख के निकला था, उसके बाद पेपर नेट पे अवेलेबल था। मुझे लग गया था कि पेपर तो गया और मैं भी गया बाहर। मेरा कहीं न कहीं आरआरबी जेईई भी बाहर हो गया मैं, मतलब जेईएन भी नहीं हो पाया। अब ये 30 अगस्त की बात है। अब मेरे पास यूपीएससी के लिए 4 महीने थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अब यूपीएससी फाइनल एम भी है और ऑप्शन सारे दरवाजे बंद हो गए। इवन मैं जेईएन लायक भी नहीं रहा, क्योंकि जेईएन में भी नहीं हुआ। अब करना तो अपने को यूपीएससी है। फिर से मैं यूपीएससी की चालू करी, क्योंकि फाइनल एम था 17 से सोच शुरू 14 से सोच रखा था यूपीएससी करना है, तो वापस से मैंने यूपीएससी की चालू करी तैयारी। तो यहाँ अब पर मैं इसका आपको प्रीलिम्स राम होता सर है। थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, और मैं यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि हाँ सर। यहाँ जो भी ऑडियंस सुन रही है आपको, उनको कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन लेना चाहिए कि जब राम सर की कॉलेज कैंपस के थ्रू जॉब लग चुकी थी और वहाँ पर 42,000 रुपये कोई कम नहीं होता। इतनी बड़ी आपको एक यूँ कह दो कि इनिशियल सैलरी इतनी बड़ी उस बच्चे के लिए जो हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल को देखते हुए ही आगे आया है। अब वो जब जाके पेरेंट्स से डिस्कस करता है, पेरेंट्स का ये जो एक मोटिवेशन निकल के आता है, एक रियल जिसे हम कहते हैं कि फीलिंग, तो यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आपको लाइफ में ऐसा कुछ लगे कि मूव ऑन करना चाहिए या कुछ और ट्राई करना चाहिए, तब सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। यस सर। वो आपको एक फीलिंग से जो है वो टाई अप कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, जिससे आप जिस फीलिंग से शायद आपको कोई और कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो जिस प्रकार से आपने वहाँ पर डिस्कशन किया, पापा ने जो एक मोटिवेशन लाइन बोली कि यार मैंने 18 साल बकरियां चरा ली और 2 साल और चरा लूंगा तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मम्मी ने जो बात कही कि यार बेटा तेरी लाइफ में काश वर्ड नहीं रहना चाहिए, वो जो आप कह सकते हो कि वो आप मार्केट में वो मोटिवेशन कहीं से खरीद नहीं सकते आप।
कहीं से नहीं नहीं खरीद सर, सकते। बिल्कुल किसी भी कितने वीडियो को देख बिल्कुल के, सर। किसी भी इंटरेक्शन को आप सुन के आप वो मोटिवेशन नहीं खरीद सकते या पा सकते जो पेरेंट्स आपको बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं। तो ये एक सबके लिए, हमारे लिए एक मोटिवेशन की बात है कि पेरेंट्स का इतना इमेंस सपोर्ट, जब आप हर जगह कहीं न कहीं जो चाह रहे थे वो नहीं मिल रहा था, गेट में गए वो नहीं मिल रहा था, बावजूद उसके भी पेरेंट्स का इतना सपोर्ट, मैं तो सैल्यूट करना चाहूँगा यहाँ पर आपके थैंक यू मम्मी-पापा सर। को कि आपने वास्तव में एक हीरे को सच में तराशा है और उसको एक सही डायरेक्शन दी है। क्योंकि उस समय यदि आप ये बात कहीं न कहीं अपने फ्रेंड्स से करते तो हो सकता है कि कुछ का ओपिनियन ये आता है, यार राम जॉइन कर ले, जॉब ज्वाइन कर ले और तैयारी तब भी हो जाएगी यार, साथ कर लेना, है ना? खुद से कर सर लेना, बिल्कुल। ये कहीं न कहीं आता, लेकिन पेरेंट्स का जो ये पेरेंट्स सपोर्ट के जो आपका। वर्ड्स थे ना सर, वही मेरे को दिल को छू गए थे कि यार पेरेंट्स इतना कर रहे हैं इस कंडीशन में, तो अपने को तो करना है, अपने को तो हार्ड वर्क ही तो करना है, वो कर सही है, लेंगे। तो सही है। अब रियल मेरा स्ट्रगल स्टार्ट होता है, मतलब जो यूपीएससी की जर्नी अभी स्टार्ट हुई सितंबर से। जी, क्योंकि इतने दिन से तो मेरा सपना था, मैं तैयारी कर रहा था, पर अब प्रोफेशनल फेज में आ चुका था क्योंकि प्रीलिम्स जनवरी में लगने वाला था। तो ऐसा हुआ था सर, इसकी भी एक थोड़ी सी वो बताना चाहूंगा। जब टेस्ट सीरीज, इसके भी टेस्ट सीरीज का जो चार्जेस थे उस टाइम में, क्योंकि दोस्तों से मेरे को पता नहीं गिल्ट होने लग गया था कि 1 साल हो गया, तो मैं टेस्ट सीरीज का भी पैसा मेरे पास था नहीं, मेरे को लग रहा था कि यार कैसे माँगू किसी से। फिर एक मेरे सीनियर ने कहा कि यार टेस्ट सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज मिस मत करना तू किसी भी हालत में। तो मैंने वो टेस्ट सीरीज को कैसे भी पैसे करके टेस्ट सीरीज चालू की। ऐसा मेरा प्रीलिम्स में जनवरी में मैंने 5 जनवरी को प्रीलिम्स दिया, टेस्ट सीरीज अच्छी गई, इस बार प्रीलिम्स भी अच्छा गया। पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसा भी गया हो प्रीलिम्स, क्योंकि ये 3 स्टेज का एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जैसा भी प्रीलिम्स रहा हो, अगर आपका लग रहा है कि इसका हो जाएगा प्री, तो आप मेंस के बारे में सोचो। प्री के मार्क्स के बारे में ज़्यादा किसी से इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही मैंने किया, जैसा भी मेरा प्रीलिम्स रहा, मैंने कहा कि मेरा बेस्ट गया है, अब मुझे मेंस पे टारगेट करना है। तब मेंस के लिए सर सब ये ऐसा है कि मेंस की और प्रीलिम्स की तैयारी थोड़ा-सा अंतर है। जो मैंने अभी तक कोचिंग करी थी वो लास्ट ईयर, वो प्रीलिम्स की थी। अब मेंस के लिए सब लोग दिल्ली जाते हैं, तो दिल्ली का एक मेरा भी था कि यार अब इतना अपन पहुँच गए, प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मेंस करना है, तो कहीं न कहीं दिल्ली जाना चाहिए अपने को। के लिए ही फिर मैंने कंसल्ट किया, मेरे मामा जी से किया, तो मामा जी ने कहा कि दिल्ली जा, कोई पैसे-वैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे-वैसे तो मैं अरेंज कर देता हूँ। तो ऐसे मामा जी ने मुझे दिल्ली भेज दिया। फिर दिल्ली में उस टाइम की बात है, मैं 12 फरवरी को दिल्ली गया। और उस टाइम 2020 की बात है, और 11 मार्च को दिल्ली में नोटिफ़िकेशन आया कि सारी कोचिंगें बंद होंगी ड्यू टू कोरोना वायरस। अब मैं 20 मार्च तक वेट किया कि कोरोना जाए, फिर जा नहीं रहा था, तो अब मेरे को वहाँ दिल्ली में बैठने का कोई फ़ायदा था नहीं। अब भी वहाँ कोचिंगें बंद हैं और कहीं न कहीं माहौल भी नेगेटिव हो रहा था दिल्ली में, तो मैंने डिसीज़न किया कि यार मैं मेंस की तैयारी अब घर से ही करूँगा। पता नहीं ये कोरोना कब तक चलेगा, तो अपन घर पे चलते हैं। तो उसी टाइम मैंने मेरे बीच वाले भाई विकास को कहा कि यार ऐसा करते हैं अपन, तू अपने गाँव को छोड़ के, गाँव में तो मैं सोच रहा था कि मेरे घर पे तैयारी नहीं हो पाएगी कि जॉइंट फैमिली है, बड़ी है, तो कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शन होगा, मेंस के लिए बहुत अच्छी तैयारी की ज़रूरत है। तो मैंने उसको कहा कि यार तू ऐसा कर, दूसरे गाँव में एक रूम ले लेते हैं अपन, 3-4 किलोमीटर दूर दूसरा गाँव था मनोहरपुर, वहाँ से 15 मिनट का रास्ता था मेरे गाँव से। पर कहीं न कहीं वो पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो हमने दूसरे गाँव में उसने रूम ले लिया। मैं सीधा दिल्ली से उसी रूम पे गया, घर पे, वहीं पे शिफ्ट हो गया। फिर मैंने उस दूसरे गाँव में रहते हुए वहाँ मेंस की तैयारी चालू करी। अब मेंस में कहीं न कहीं से डिफ़िकल्टी आ रही थी। मैं आ तो गया, क्योंकि कोचिंग में ऐसा होता है सर कि जो 20 दिन में आपको पढ़ सिलेबस कवर करना है, वो 10 दिन में हो जाएगा, और कहीं न कहीं कांसेप्ट क्लैरिटी के साथ में थोड़ा टाइम कम लगेगा। पर अब सेल्फ से कर रहे थे, टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो 28 जून को एग्ज़ाम प्रेडिक्ट था कि 28 जून को एग्ज़ाम होना है। उसी फ़ेज़ में मुझे कई बार ऐसा लगा कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम डबल लग रहा था सेल्फ से करने में। तो मैंने सोचा कि यार 28 जून को होगा तो डेफ़िनेटली सिलेक्शन तो नहीं होगा, पर जितना हो सके, बाय चांस कोरोना बढ़ ही रहा था, तो मेरे को यार सिलेबस अच्छे से करते हैं अपन। जैसा भी हो, अप्स एंड डाउन्स तो बहुत आए, पर उसी अप्स एंड डाउन्स में एक चीज़ कहना चाहूँगा सर मैं, वो सभी के आते हैं स्ट्रगल में अप्स एंड डाउन्स। तो उस टाइम आप अपने दोस्तों से बात करो, अपने घरवालों से बात करो। जिस दिन भी आपको लग रहा है कि आज बहुत डाउन हूँ, उस दिन आप थोड़ा-सा रिलैक्स करो, उस दिन आप मत पढ़ो। उस दिन थोड़ा-सा अपनी माइंड को शांत रखो, दोस्तों से बात कर लो, रिफ्रेश करो, और अगले दिन से बाउंस बैक करो वापस से। ऐसा मैंने मैथ्स के टाइम में किया था, क्योंकि बहुत बार डाउन जा रहा था, कोरोना था, इतना नेगेटिव माहौल बना हुआ था चारों तरफ। थियरी में भी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट पड़ रहा था, सेल्फ से थोड़ा दिक्कतें आ रही थी, क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही थी। तो मेरा फिर सिलेबस हुआ एक बार, 28 जून को एग्ज़ाम था, मैं सोच रहा था 28 जून को होगा तो नहीं होगा, पर सिलेबस कवर करता हूँ, कहीं बाय चांस ये बढ़ गया, एग्ज़ाम डेट शिफ्ट हो गई, तो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट इसका फ़ायदा लेंगे सिलेबस कवर होने में।
फिर डेट आई 9 अगस्त को, 9 अगस्त को आई तब तक तो फिर मेरा सर रिवीजन हो चुका था, तो मेरे को लगा अब तो हो जाना चाहिए। फिर इन्होंने फिर से एक बार बढ़ा दी डेट 18 अक्टूबर। इस चीज़ में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, पेशेंस की बात। 2 चीज़ हुई मेंस के टाइम में। एक तो यूपीएससी ने वैकेंसी घटा दी, हमारी वैकेंसी आई थी 210 के अराउंड। उसी साल रेलवे ने अपनी सीटें विथड्रॉ कर ली। ये प्रीलिम्स लगने के बाद की बात है। तो सब लोग वहाँ उस टाइम एक काओस सा मच गया था कि यार वैकेंसी कम होगी, कैसे सिलेक्शन होगा? मैं मेरे दोस्त ये डिस्कस किया कि यार कितनी भी वैकेंसी हो, अपने को तो ये पहला लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि नेक्स्ट मौका मिलेगा नहीं। जितनी भी वैकेंसी है, वैकेंसी को माइंड में रखना ही नहीं है, अपने को तो सिलेक्शन चाहिए। तो ये वैकेंसी वाला एक तो हटाया हमने कि यार वैकेंसी जितनी भी हो, अपने को तो जी जान लगानी है। दूसरी बात मैं पेशेंस की बताना चाहूँगा, क्योंकि शिफ्ट हो रहा था, कोरोना भी आ रहा था, तो थोड़ा लोग इसमें क्या है डिमोटिवेट भी होते हैं और अपना बैक ऑन कर लेते हैं कि यार पता नहीं कब होगा। तो उसी चीज़ में मेरे लिए तो कोरोना बैन और बून में बून साबित हुआ। मेरे लिए तो ऐसा कह सकते हो कि इसी में मेरा यूपीएससी निकला। तो मैंने बिल्कुल, जो यहाँ शिफ्ट पर हुआ। मैं थोड़ा-सा एक एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कोविड आप दिल्ली गए, कोविड की वजह से दिल्ली से वापस घर आ गए। यानी जहाँ आपने एक सोच के एक माइंडसेट बनाया था कि यार दिल्ली जाके अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, वो वापस से उस कोविड ने आपको एक तरह से घर की तरफ भेज दिया। फिर जो आपकी एक अच्छी हुँ। बात मुझे यहाँ पर लगी कि आपने घर जाने का डिसीज़न लेने की बजाय, घर से कुछ दूर दूसरे गाँव में रहने का हाँ, जो 15 डिसीज़न मिनट का आपने, रास्ता था, ज़्यादा दूर रास्ता नहीं था, 15 मिनट का था, बट मैं डिस्ट्रैक्शन से यहाँ बचने के पर लिए सर। जितने भी ऑडियंस है उनको ये बताना चाहूँगा कि तपस्या क्या होती है, आप यहाँ पर ज़रूर महसूस कर रहे होंगे कि घर वालों से 15 मिनट की डिस्टेंस पर रहना और पढ़ाई करना बहुत एक। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा सर मैं इसमें, मैं 8 महीने रहा इस डिस्टेंस पे, 3 किलोमीटर भी नहीं था, 15 मिनट का था, डेढ़ ढाई 2 किलोमीटर होगा। 8 महीने में मैं सिर्फ़ 2 बार घर गया था, वो भी किसी एक तो रक्षाबंधन पर, एक बार कोई फंक्शन था उसमें। तो कहीं न कहीं क्योंकि सर इतनी बड़ी एग्ज़ाम है, अपने को एक ऐसा तो है नहीं, वैकेंसी भी आधी हो चुकी है, तो अपने को 100% देना है। यही मेरा फर्स्ट था, यही मेरा लास्ट था, तो मैंने जी जान लगाई। तो कहीं न कहीं अपने आप को मोटिवेट रखा कि यार इसी में करना है अपने को। बिल्कुल, यहाँ पर जो यूथ है आज के टाइम में जो अपने कहीं न कहीं सोशलाइज़ अपने आप को कुछ ज़्यादा ही करती है। जैसे आप ये समझ सकते हो कि शादी किसी के दोस्त के दोस्त के दोस्त की है और आप वहाँ पहुँच रहे हो। बुआ के बेटे की किसी और की शादी है, तो वो अपने आप को जब एक्चुअल में मेहनत करनी होती है, पढ़ाई करनी होती है, उस समय कहीं न कहीं वो अपने आप को सोसाइटी में और सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा क्या कर लेती है, इंडल्ज कर लेती है। तो आपको यहाँ से एक सीख लेनी चाहिए कि आपको अपने सपनों को अचीव करने के लिए, अपनी मंजिल को अचीव करने के लिए कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। यही तपस्या है। ओवर टू यू राम सर। यस सर, क्योंकि मेरा भी मानना ये है कि सर या तो जाने दो या जी जान लगा दो, ये क्योंकि बहुत अच्छी अब बात है इंडिया कि में या आज तो तक जान लगा दो या फिर जाने दो। या जाने दो। एक एक छोटी-सी बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा इसी में कि पार्टिसिपेट और रन अवे, या तो भाग लो या फिर भाग लो। तो यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे, ये जो आप ऑडियंस सुन रहे हैं, ये भाग लेने की कहानी नहीं है, भाग जाने की कहानी नहीं है, ये पार्टिसिपेट करने की कहानी है। ये बहुत सारे रीजंस आए होंगे, इन पर भी कुछ प्रेशर्स आए होंगे, घर वालों ने कहा भी होगा शायद कि मिलने आओ या जो भी रहा होगा, लेकिन बावजूद अपने आप को अपने टारगेट की ओर फोकस रखवाना, ये अपने आप में यूं कह दे कि सफलता का एक मूल मंत्र आप कह सकते हो। ओवर टू यू सर। सर, यही मैं भी यही मानता हूँ सर कि इतना तगड़ा कंपटीशन इंडिया में, आप पटवारी से लेके यूपीएससी तक ले लो, किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि राम इतनी सर, एक मेहनत मिनट के है लिए मैं वो रोकना चाहूंगा आपको, और ऑडियंस का एक कमेंट बार बार से दिख रहा है, उसके लिए मैं उनको एक बताना चाहूंगा कि ये जो हम सेशन कर पा रहे हैं, और मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारे एक इनविटेशन पर इतनी तादाद में, मतलब लगभग 200 से 250 लोग लगातार इस चीज को देख पा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कोविड का एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट है कि आज यदि आप 250 लोग मेरे घर या मेरी कोचिंग में आते तो शायद मैं आप 250 लोगों को बैठाने की अरेंजमेंट भी नहीं कर पाता, और शायद ये होता कि राम सर यहाँ पर ब्यावर मैं आ भी नहीं पाते। सही बात तो है। ये टेक्नोलॉजी की वजह से कई बार आप मैं यहाँ ब्यावर बैठा हूँ और राम सर, अभी आप सर प्रेजेंट पटना, लोकेशन, पटना सर, आप पटना पटना। बैठे हैं और पटना से आप साइमल्टेनियस इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी की वजह से
कोई न कोई कभी न कभी थोड़ा-थोड़ा वॉइस इश्यू आ सकता है, तो उसके लिए आप बियर करें, आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करें और आप इस चीज़ को नेगेटिव ना लें। तो आपसे विनम्र अपील है कि ये एक टेक्निकल इश्यू है जो कभी-कभी आपको फेस करने को मिलेगा। तो अब अपन सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ओवर टू यू सर। हाँ, सर वो मेंस की जर्नी बता रहा था, फिर वो पेशेंस वाली बात बता रहा था कि आपको जब कंटिन्यू शिफ्ट होती गई तो पेशेंस रखना होता है आपको किसी भी एग्ज़ाम में। तो वो पेशेंस रखा, अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ, मेंस लिखा, पहला पेपर जैसा भी गया मैं यही माइंड में था कि जैसा भी हो सेकंड पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पहला पेपर अच्छा गया, सेकंड पेपर भी अच्छा गया। सेकंड पेपर की एक बात बताता हूँ इंटरेस्टिंग है सर, 3 घंटे का पेपर होता है यूपीएससी का। मैं वो पेपर लिख रहा था तो मुझे 10th क्लास वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि 10th क्लास में मैं टाइम से पहले पेपर कर लेता था। इस सेकंड पेपर में भी ऐसा हो 3 घंटे का पेपर था, 2.5 घंटे में मेरा कंप्लीट हो गया। मुझे लग रहा है कि अरे 10th बोर्ड लिख रहा हूँ मैं। क्योंकि एक तरह से कहीं न कहीं वो तैयारी इतनी अच्छी हो चुकी थी कि इतना कम टाइम में ही मैंने वो सारी चीज़ें कई क्लियर कर लिया, वो लिख पाया मैं उसमें। तो कहीं न कहीं वो बेनिफिट मिला। मैथ्स लिखते ही एक चीज़ तो माइंड में आ गई थी कि अपना इंटरव्यू बोल दो डेफिनिटली आएगा सर। फिर रिज़ल्ट अब आगे की जर्नी बताता हूँ। ये तो रहा मैथ्स तक का सफ़र सर मेरा। मैथ्स लिखा बिल्कुल, उसके बाद में बिल्कुल। हुआ ये कि जिस डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूँ, उसी दौरान मेरा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से कॉल आया इंटरव्यू के लिए, टॉप 50 को उन्होंने सिलेक्ट किया था और उसी टाइम में जिस डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूँ, जल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, उसका वो आया था क्योंकि वेटिंग लिस्ट में डाल रखा था, 2 में मेरा 3 नंबर पे था, 2 में आया मेरा नंबर, किसी एक ने छोड़ दिया था। तो ये जॉइनिंग करी, फिर उसके बाद में मेरा ये मेंस का रिजल्ट आया, मैं सिलेक्ट हुआ इंटरव्यू के लिए। फिर मेरा मार्च में इंटरव्यू हुआ, अब उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आया, ओवरऑल 73 रैंक हासिल हुई सर। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं थोड़ा और खोद कर पूछना चाहूँगा कि यस सर। राम सर, जब आपने ये यूपीएससी का मेंस लिखा, तब आपको रियलाइज़ हो गया कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और एक अच्छे प्लेयर को ये रियलाइज़ हो जाता है। मैं आप ऑडियंस को याद दिलाना चाहूँगा कि जब नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था थ्रो और किया जब था। वो गोल्ड पर पहुंचने वाले थे तो उन्होंने पहले ही सेलिब्रेट कर लिया था क्योंकि उनको रियलाइज हो गया यस था सर। कि ये मेरा बेस्ट था, जितना मैं दे सकता हूं मैंने दे दिया और ये सुपर, अब इससे अच्छा कुछ नहीं है, ये गोल्ड मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये रियलाइज हो चुका है यार, अब तो इंटरव्यू हाँ, का ये इससे कॉल, बेस्ट नहीं जा सकता है मेरा। भाई इंटरव्यू का कॉल आ ही गया है। आफ्टर दैट डेफ़िनेटली। आपका इंटरव्यू आने से पहले आपकी एक जॉब आ गई जो आपने कभी एग्जाम दिया था और अभी आप बता रहे हाँ, कि उसका रिज़ल्ट। उसका हाँ, रिजल्ट आ गया और आप अभी रिसेंटली उसी डिपार्टमेंट में जॉब भी कर रहे हैं। यस सर। जॉब के समय ही यूपीएससी का आपका इंटरव्यू कॉल आया यस सर। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग, यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस है उनके लिए सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछने चाह रहा हूँ और पूछने जा रहा हूँ कि सर, ये जो इंटरव्यू बोर्ड बैठती है इंटरव्यू लेने के लिए, तो उसका एक अलग ही लेवल का यहाँ पर डर रहता है। मतलब जब भी आप जाते हो, हम जाते हैं, कोई भी, तो आपका वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा जिससे यहाँ जो भी है उनको कुछ लर्निंग मिले और एक पॉजिटिव और रियल सीन जो आपके सामने था। भाई आप घर से तैयार होके इंटरव्यू के लिए गए, आफ्टर दैट आपको क्या क्या फेस करने को मिला, आप फिर वहाँ आपने जो वेटिंग की या फिर आपने सीधा टीम को जो अपने आप पता को वहाँ वहाँ पर, और क्या आपका मोड ऑफ जो है इंटरव्यू था, कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन का मोड क्या था, सो एंड सो। तो आप इसको बहुत बारीकी से और स्लो पेज में आप जरूर से एक्सप्लेन करें। आई होप ये ठीक क्वेश्चन सर। सबका रहा होगा। ओवर टू यू। तो सर ये रहा जैसे ही मेंस का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, मैं डिपार्टमेंट जॉइन भी कर लिया था, तो सुबह से शाम तक मैं डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। शाम को ऐसा रहा कि एक तो मोड ऑफ कम्युनिकेशंस की बात करता हूँ सर यहाँ पे। मेरा मानना ये है कि कम्युनिकेशंस किसी में भी हो, मतलब हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, आपको सामने वाले को कैसे समझा पा रहे हो, वही कम्युनिकेशन है, बेस्ट कम्युनिकेशन। आप हो सकता है कि इंग्लिश अच्छा बोल के भी समझा नहीं पाए, हो सकता है कि हिंदी बोल के भी आप समझा पा रहे हो। तो मैं हिंदी बैकग्राउंड से रहा हूँ शुरू से, तो मेरा तो ये था कि अगर पैनल हिंदी में बात करेगा तो मैं डेफिनेटली ही हिंदी में बात करूँगा और अगर साउथ की फैकल्टी आती है इंग्लिश वाली, तो इंग्लिश में टर्न आउट करूँगा कि जैसे भी टूटी-फूटी होगी मैं इंग्लिश बोलूँगा। मोड ऑफ कम्युनिकेशन मेरा क्लियर था कि जितना हो सकता है मैं मेरे हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा उनको। दूसरा हमने एक चीज़ करी, जो आप टेक्नोलॉजी का भी आपने ज़िक्र किया, ये ज़ूम मीटिंग करते थे हम, एमएनआईटी के 4 दोस्त थे, तो हमने ऐसा रखा कि यार वीकली की वीकली हर संडे को हम ज़ूम मीटिंग पे आएँगे, ज़ूम मीटिंग पे जो भी सब्जेक्ट है वो डिस्कस करेंगे, वो कुछ पूछेंगे, उसका जवाब मैं दूँगा, मैं कुछ पूछूँगा तो उसका जवाब वो देंगे। तो कहीं न कहीं एक हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी इससे। तो एक तो हमने ज़ूम मीटिंग का ये किया, ज़ूम मीटिंग हर वीक पे आते थे हम।
दूसरा मैंने मॉक इंटरव्यू दिया। मॉक इंटरव्यू 3 मैंने ऑनलाइन दिए, 3 ऑफलाइन दिए। सर मॉक इंटरव्यू और ज़ूम मीटिंग से एक चीज़ हमें सीखने को मिली या मिलती है कि कहीं न कहीं जो अपनी गलतियाँ होती है कि यार तू ऐसे बोल रहा है, इसको कर सही कर सकता है या इस चीज़ में यहाँ सुधार कर सकता है। तो ये मॉक इंटरव्यू से हुआ और ज़ूम मीटिंग से हुआ। दूसरी बात जब फाइनल इंटरव्यू वाला जो ना 9th ऑफ मार्च को मेरा इंटरव्यू था, वहाँ गया मैं क्योंकि यूपीएससी इंटरव्यू को एक हाइप बना रखा है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इसका इंटरव्यू भी एक हाइप बन रखा है कि यार यूपीएससी इंटरव्यू कैसा होगा। मैं तो ऐसा है कि सर जो 2 घंटे वेटिंग हॉल था वहीं एक मेरा जूनियर था, तो थोड़ा वेटिंग हॉल में ऐसा था कि खुद को नॉर्मल रखने के लिए तो हमने उससे बातचीत करने क्योंकि एमएनआईटी का था तो हम बातें करने लगे, तो पता नहीं चला कब टाइम वो निकल गया। फिर जब वो आता है वेटिंग क्या होता है कि एक का इंटरव्यू चल रहा होता है, दूसरे को बाहर करना होता है, बाहर वेट करना पड़ रहा होता है कि आए वहाँ पे। तो वो थोड़ा क्रूशियल टाइम होता है कि वहाँ थोड़े से पसीने मान सकते हो कि पसीने आने लगते हैं कि यार अभी जस्ट जाना है मुझे। तो सर मैंने अपने आप को कूल डाउन रखने के लिए वहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ करी थी, क्योंकि मैं हनुमान चालीसा शुरू से पढ़ता आ रहा हूँ, तो मैंने 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ी तब तक मेरा नंबर आ चुका था। जैसा भी हो, तो थोड़ा मेरा माइंड स्टेबल रहा, तो मेरा नंबर आ गया। अब मैं वहाँ गया, एंट्री किया, सर को विश किया, सर ने कहा बैठो। उन्होंने अपने राजस्थान के थे बीबीवास सर, वो हिंदी में ही बैठ कि राम निवास आप एमएनआईटी से? मैं कहा हाँ सर। जयपुर तो फिर उन्होंने कहा ठीक है बैठो। तो मैं बैठ गया और हिंदी में पूछ रहे थे तो मुझे ये लगा कि यार ये हिंदी में कर रहे हैं तो अपन तो हिंदी में ही बात करेंगे क्योंकि अपने को इंग्लिश नहीं दिखानी है और अपनी अंग्रेज़ है भी नहीं। तो थोड़ा कहीं न कहीं मेरे को लग रहा था कि मैं कूल हूँ, पर सर ने भाँप लिया था कि ये नर्वस है। तो उन्होंने कहा कि आप कब के पास आउट हो? मेरे को 18 के। तो फिर कहा कि आप नर्वस हो? मैंने कहा नहीं सर, नहीं मुझे नर्वस लग रहे हो यार अभी तो आप। फिर उन्होंने डेफ में मेरी डेट ऑफ बर्थ देखी, यार अभी तो आप 1998 के हो, 21 के भी सही से नहीं हुए, आप इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? आप बी कॉन्फिडेंट एंड बी कूल राम। अपन एज़ ए फ्रेंडली तुम्हें इंटरव्यू देना है। उन्होंने थोड़ा माहौल को शांत किया, ऐसे नॉर्मल बनाया। फिर मैंने इंटरव्यू देना चालू किया। उन्होंने कहा कि आप 18 के पास आउट हो? मैंने कहा हाँ सर। तो आपने 2 साल किया क्यों नहीं दिया एग्ज़ाम? मैंने कहा सर अंडर एज प्रॉब्लम थी। तो एक चीज़ बताओ, आपने 2 साल क्या किया? कैसे प्लानिंग करी इसकी? तो मैं अभी जो कोई सा भी ब्रांच है कॉम्पिटिशन या 10th-12th बच्चे जुड़ रहे हैं, उनके लिए भी एक चीज़ आएगी क्योंकि मैं ये चीज़ को करता था, तो इंस्टेंटली मैंने बताया भी क्योंकि जो चीज़ करता है उसको बताने में टाइम नहीं लगता। मैंने कहा कि सर मैं 3 टाइम टेबल फॉलो किया करता था। एक तो नेक्स्ट डे का, कि मुझे कल क्या करना है, वो मेरा आज माइंड पे रात को क्लियर रहेगा कि मुझे कल क्या करना है। दूसरा 7 दिन का, कि 7 दिन तक मैं कितना सब्जेक्ट कवर कर लूँगा, कितना मेरा सिलेबस हो जाएगा। तीसरा मेरा 15 दिन का, कि 15 दिन पे कितना टारगेट कर लूँगा। तो ये 3 टाइम टेबल मैं साइक्लिक पे करता था, तीनों का माइंड में रखता था। तो इसका कहीं न कहीं मेरी जर्नी में यही साइक्लिक रहा पूरी जर्नी में 2 साल की में। तो सर ने कहा कि यार अच्छा तुम्हारी प्लानिंग तो बहुत अच्छी है। अब पता नहीं कब स्विच कर जाए। उन्होंने कहा कि तुम एज़ ए सिविल इंजीनियर ग्रीन बिल्डिंग करके ग्रीन बिल्डिंग नहीं यूपीएससी बिल्डिंग डिज़ाइन करके बताओ। तुम सिविल इंजीनियर हो ना? मैंने कहा हाँ सर। तो मैं वो कन्वेंशनल मेथड बताने लगा तो कि यार ये तो सब बताते हैं, ये सब करते हैं, कुछ अलग है तो बताओ। फिर एक ग्रीन बिल्डिंग कांसेप्ट होता है सर, वो मैंने बताया। ग्रीन बिल्डिंग कांसेप्ट में क्या होता है कि एनवायरनमेंट पे मिनिमम इम्पैक्ट पड़ना चाहिए और अपन नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, है ना? तो वो मैंने कांसेप्ट सर को समझाया, सर खुश हो गए कि यार बहुत अच्छा। उन्होंने खुद से 1-2 पॉइंट ऐड कर दिए कि यार तुमने बहुत अच्छा कांसेप्ट बताया। फिर 3 टेक्निकल मेंबर बैठे हुए थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछे, उन्होंने कुछ बताए, कुछ नहीं बताए। यहाँ एक बात ऐड करना चाहता हूँ सर, आप इंटरव्यू में बैठे हो, चाहे यूपीएससी के में हो, चाहे आरपीएससी के में हो, चाहे किसी भी इंटरव्यू में हो, आपको जो हो वो रहना है। बी ऑनेस्ट, ब्लफ नहीं करना क्योंकि वो 60-60, 65-65 साल के होते हैं, सीनियर होते हैं बहुत ज़्यादा, तो पकड़ लेंगे। आप अगर झूठ बोलने की ट्राई भी करोगे ना, तो पकड़ लेंगे कहीं न कहीं फिर इंटरव्यू स्कोर में कम होगा। जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ, एक टेक्निकल फैकल्टी ने 10 क्वेश्चन पूछे थे, तो मैं 6-7 का दे पाया था, 4 में मैंने बिल्कुल स्पेसिफिक नो किया था। सर मुझे नहीं पता। एक ने 4 पूछे थे उनमें 3 बता पाया था, एक ने 3 पूछे थे उसमें 2 बताए थे। पर जो नहीं आते थे, उसमें मैंने साफ मना किया कि सर ये मुझे नहीं आता। और एक में मैंने गेस किया था तो उसमें परमिशन माँगी थी कि कैन आई गेस सर? तो उन्होंने परमिशन दी थी। ज़्यादा गेस भी नहीं कर सकते तो 1-2 मैंने अनुमान लगाने का ट्राई किया था। तो ये है कि इंटरव्यू में जो भी हो ईमानदारी से दो। और कम्युनिकेशंस का तो ये है कि यार आप जिस भी लैंग्वेज में समझा पा रहे हो ना, उस लैंग्वेज में दो। क्योंकि आज तक सर ऐसा रहा है कि मैंने सुना था इससे पहले कि जो भी हिंदी में देता है उसको 100 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आते। पर मेरे को तो ये था कि यार मैं इंग्लिश में दूँगा तो भी 100 से ज़्यादा नहीं आएँगे क्योंकि मैं समझ नहीं पाऊँगा सही ढंग से। तो मेरे को तो देना तो हिंदी में ही है। ये तो माइंड हो गया था। अगर साउथ के आ गए तो इन केस मैं इंग्लिश में जाऊँगा। मेरे मार्क्स आए इंटरव्यू में 114, वो कि जो हिंदी शायद ही हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे आज तक का रहा होगा और मेरे को हाईएस्ट मार्क्स मिले हिंदी मीडियम से शायद। और मैं तो सैटिस्फाई भी हूँ कि कम्युनिकेशंस कहीं न कहीं मीडियम मैटर नहीं करता कि हिंदी में दे रहे हो या इंग्लिश में। जिसमें भी दे रहे हो आप समझा पाओ।
फिर इंटरव्यू अच्छा गया, फिर फाइनल रिजल्ट आया, सिलेक्शन हुआ। वो इमोशनल मोमेंट था कि फाइनली मैं यहाँ पर ओनली आपको थोड़ा 73 रैंक। रोकना चाहूँगा राम सर कि जब आप इंटरव्यू के लिए गए तो कहीं न कहीं ये यहाँ से जो लर्निंग ले सकते हैं ऑडियंस और हमें भी ये लर्निंग लेनी चाहिए कि वहाँ पर आपको घबराहट तो सबको ही होगी। ऑब्वियस सी बात है घबराहट सबको होगी, लेकिन जो आपको वहाँ पर पैनल बैठा है वो पैनल आपको सबसे पहले बिल्कुल कोशिश करेगा नॉर्मलाइज करने की, कूल डाउन सामान्य करेंगे, यस सर। कूल डाउन करने की कोशिश करेगा और आफ्टर दैट आपसे आपका 100% वो निकलवाना चाहेंगे, वो आपको दबाना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो भी यंग बच्चे या फिर जो यूथ जुड़े हैं उनको यहाँ पर सीखना चाहिए कि इंटरव्यू को लेकर आपको डर सबको लगेगा। राम सर की 73 रैंक आई है, डर इनको भी लग रहा था। रैंक 1 जिसकी आई थी उनको भी डर लग रहा था। उसको बट भी लगा। ये हुआ कि जैसे ही उनको नॉर्मलाइज किया गया वो तुरंत नॉर्मलाइज हो गए। और आफ्टर दैट जो आपने बताया कि आपको क्वेश्चन में ज्यादा गेज नहीं मारना है, आपको मतलब उनको बनाने की कोशिश झूठ नहीं नहीं करनी बोलना है, है। झूठ नहीं बोलना है, हाँ, आपको ऐसे शो ऑफ नहीं करना है कि ये आपको आता है ये वो, ज्ञान क्योंकि नहीं वो हो। ज्ञान नहीं हो आपको, वो नहीं बनना है वहां पर, क्योंकि वो आपसे काफी ज्ञानी लोग वहां ऑलरेडी बैठे हैं और उनके पास ज्ञान भी है ऑब्वियस सी बात, और एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस भी है। जब आप ऑब्वियस सी बात है कि जब आप दिखावे के लिए कुछ भी बोल रहे होते हो तो उनका कहीं ना कहीं ईगो हर्ट होता है और कहीं ना कहीं उनको ये फीलिंग आएगी, जाना बेटा तेरे जैसे बहुतों का इंटरव्यू लिया हमने तो, सही है ना। बात है। तो वो बिल्कुल फिर सर। उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं उनका भी ईगो हर्ट होता है और ये एक तरह से पेशेंस भी आपको रखना होता है और माइंड कूल रखना होता है। लैंग्वेज का कोई बड़ा ऐसा हाइप नहीं होता है, आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगे उसमें आपको अपना इंटरव्यू वहां पर बोर्ड के सामने, इंटरव्यू पैनल के सामने देना है। अब मैं जानना चाहूंगा कि आप जैसे ही इंटरव्यू देके बाहर आ गए, अब आपका यस सर। ऑब्वियस सी बात है कि वो जो आपकी लाइफ जो होती है, आपकी किस्मत जो होती है वो कहीं ना कहीं एक डिजिटल ब्लॉक में फिक्स हो गई थी, क्योंकि नंबरिंग आपको क्या मिली थी, एक्सपेक्टेड क्या थी, वो सारा सारा कहीं ना कहीं लगता है कि यार अब हम फाइनल तक पहुंच चुके हैं। और कहीं ना कहीं कहानी दोहराने दी जाए, क्योंकि आपका मेंस काफी अच्छा हुआ था आप बता रहे हैं, और यस सर। हाँ इंटरव्यू आपने जिस हिसाब से दिया आप बता रहे हैं कि वहां पर आप इतना कोई नहीं बता पाते हो, बट आप उनकी पैनल की जो फेशियल एक्सप्रेशन देके आइडिया लगा लेते हो मोटा मोटा, बट आप कहीं ना ठीक है। कहीं अनसर्टेन रहते हो, थोड़ा सा डाउट रहता है। तो अब रिजल्ट का जो इंतजार किया और जो रिजल्ट आया वो कहानी आप हमें जरूर बताएं, सब जानना चाहेंगे। सर, तो रिजल्ट सर एक्सपेक्टेड था कि फ्राइडे को आने वाला है, 12 अप्रैल को। तो उस दिन मैं यहीं पटना में जॉब कर रहा था, ऑफिस गया, वेट 5 बजे तक तो वेट किया कि आने वाला है, आने वाला है। 5 बजे नहीं आया, मेरे को लगा अब तो ऑफिस बंद हो गया, अब तो मंडे को आएगा। तो फिर मैं ऑफिस से भी आ गया। फिर यहीं आके मैं नीचे वाले फ्लोर पे जो डॉक्टर साहब हैं, वहीं बैठा हुआ था। तो इन भैया के रूम में मैं बैठ के चाय पी रहा था। तो उसी टाइम मैंने मेरे दोस्त को कहा था कि यार मनीष, ऐसा है कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाए तो ही फोन करना प्लीज, अगर नहीं हो तो मुझे बताना भी मत कि रिजल्ट आया है। क्योंकि मेरे में वो हिम्मत नहीं है कि मैं कहीं ना कहीं एक डर हो रहा था कि यार फेल्योर नहीं सुनना इस बार, बहुत से फेल्योर झेल लिए। कोटा का, आईआईटी का फेल्योर, गेट का फेल्योर, जेईएन का फेल्योर, यूपीएससी का एक कहीं ना कहीं होप बन गई थी कि यार इसमें सिलेक्शन होगा। तो पर फेल्योर मेरे को सहन सहन नहीं होगा। तो मेरा सिलेक्शन हो तो मुझे कॉल कर देना प्लीज, मैं तो देख भी नहीं पाऊंगा रिजल्ट। तो वही चाय पी रहा था, तो उसी टाइम उसका फोन आया मनीष का कि राम यू आर इन द लिस्ट और तुम्हारी 73 रैंक है। देखो सर, लिस्ट में नाम आना एक बहुत बड़ी बात है। मेरी 150 में 153 सीट्स थी और उसमें 73 रैंक आई। एक इमोशनल भी हुआ और आंसू आ रहे यार, जो अपने पिछले 6-7 साल से सपना देखा था वो आज क्लियर हुआ। सबसे पहले तो मैंने भगवान को, सबसे पहले भगवान का ही थैंक यू किया, क्योंकि सब कुछ भगवान की वजह से हुआ जो भी हुआ। फिर मम्मी पापा को फोन किया तो उनके भी आंखों में आंसू थे कि यार फाइनल ड्रीम जो सोचा था वो हो गया। जितनी बड़ी नौकरी की तूने सोची थी वो फाइनल हो गया। तो अच्छा रहा सर, वो मोमेंट इमोशनल था पर बहुत यादगार रहा सर वो मोमेंट। और हम तो यहाँ बैठे बैठे फील कर पा रहे हैं सर, अब उसको फील कर पा रहे हैं, आपने तो उनको उस मोमेंट को जिया है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ऑडियंस के लिए ब्रीफ करना चाहूंगा कि एक गांव का बच्चा 10th क्लास में टॉप करके आईआईटी का सपना देखकर कोटा में जाता है। एक बार आईआईटी आप कह दो कि उसको एक गेट बंद करके वापस बाहर कर देती है, दोबारा प्रयास करता है, वापस गेट बंद, वापस एमएनआईटी पर लैंड कर जाते हैं। एमएनआईटी पे रहते हुए गेट का एग्जाम, यहाँ से होके गेट का एग्जाम देते हैं, गेट का एग्जाम नहीं होता गेट है, भी बंद हो जाता है। गेट का गेट भी बंद हो जाता है।
और फिर सही बात ये है, जेईएन का एग्जाम भी देते नहीं हैं हुआ। और वो भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये आज जो ये फेल्योर है वो आज हमको एक स्टोरी बताने में, एक रियल स्टोरी बताने में ये लगता है कि मैं सोचता हूँ यार राम सर, यदि आपका आईआईटी में हो जाता तो आज शायद आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, या फिर आज जो सही आपको बात इतनी है, ऑडियंस सुन और रही कहीं है होते। आप आज शायद हो सकता है इससे ज्यादा होते, ऑब्वियस सी बात है। बट आज जो हमारे परिक्षेत्र की ऑडियंस को मैं आपसे रूबरू करवा पा रहा हूँ शायद नहीं, क्योंकि आप ना तो एमएनआईटी में होते, ना ही जयपुर होते, और ना ही जयपुर होते हैं तो ना ही हम वहां आते। हाँ नहीं, हम तो वहां आते, ऑब्वियस सी बात है, हम तो वहां आते बट आप नहीं होते। तो कहीं ना सही कहीं बात है जो सर। एक साथ में रहने का वो जो कुछ महीने या कुछ दिन के लिए ही हम साथ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है यार अपना जो एक मिलना था वो कहीं ना कहीं उस फेल्योर की वजह से छुपा हुआ था। और आज की ऑडियंस को जो सेशन उन्होंने सुना, उनको जरूर लगा होगा कि बार बार मिल रही फेलियर से हमें हार नहीं माननी है। कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, कि कई बार जो वो चाबियों का गुच्छा होती है उसकी आखिरी जो चाबी होती है ना, वो आपका क्या कर देती है, उस ताला तक का खोल वेट दे, करना पड़ेगा सर, सही उस बात है। तक आपको जैसे इसका पेशेंस। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बताऊं सर, मेरा ही है। जब तक जी फेल्योर मिले, बहुत फेल्योर मिले, आईआईटी का फेल्योर, गेट का फेल्योर, जेईएन का फेल्योर, बहुत से फेल्योर मिले। अब इस साल आज तक मेरी 6th सक्सेस थी आईएएस वाली। इससे मैं पहले बताता हूँ, जैसे मेरा नवंबर में पहला जॉब लगा, ये जिसमें जी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में कर रहा हूँ। उसके बाद में मुझे कॉल आया बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एज ए साइंटिस्ट पद पे, उसका आया। उसके बाद में एसएससी जेईएन के थ्रू आया, मुझे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिला। उसके बाद में एनपीसीआईएल का आया, नेशनल पावर न्यूक्लियर पावर वाला। उसके बाद में फाइनल आईएएस का आया, वो मेरा फाइनल ड्रीम भी था और हो भी गया। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले एक एसएससी जेई एग्जाम कराती है, वो मैंने पहले का दे रखा था सर। आईएएस का इंटरव्यू फेज चल रहा था, उसी टाइम दे रखा था कि अब फॉर्म भर रखा है, इंटरव्यू हुआ है। चाहे इंटरव्यू कितने अच्छा गया हो, मेंस कितने अच्छा गया हो, सर्टेन तो नहीं दे पाती, तो एग्जाम तो सारे देने आपको। फिर मैंने एसएससी जेई भी लिखा था उसी टाइम मार्च में। तो कल परसों उसके रिजल्ट आया है। हाईएस्ट शायद मैं हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 400, शायद एयर 1 2 3 में से टॉप 3 में से एक रैंक होगी मेरी, क्योंकि जितना मैंने देखा है तो 383 दूसरे नंबर लिखा है मैंने। बाकी टॉप 3 में तो कंफर्म है उसमें सर। तो कहीं न कहीं आपका सैचुरेशन आ जाता है ना सर, तो लाइन से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एग्जाम निकलते हैं। जैसे मेरे 6 एग्जाम निकले इसी साल, 21-21 में 6 एग्जाम क्लियर हुए। उसमें ऑल इंडिया में टॉप 3 में आना आया एक बार इस एग्जाम में, एसएससी में। यूपीएससी में 73 में आया। तो कहीं न कहीं फेल्योर से घबराना नहीं है। वो जो आप आखिरी चाबी तक का वेट करना पड़ेगा या आखिरी सीढ़ी तक का वेट करना पड़ेगा। मैंने वेट किया, उसका सबसे बड़ा फल भगवान ने मुझे दिया। एक के बाद एक सक्सेस दी। तो मतलब थैंक यू सो मच, भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हाँ, इतना पेशेंस मेरे को करवाया और फाइनली इतनी सक्सेस दी। तो फेल्योर से डरना नहीं है सर, फेल्योर का थोड़ा वेट करके उसको फेस करना है, गिव अप नहीं करना सर। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है और सबको में ये महसूस होता है कि भगवान भी जो सबसे बेस्ट प्लेयर होता है ना, उसकी ही सबसे खतरनाक परीक्षा लेता है, मुंह पे फेलियर को मार मार के मार मार के मार मार के पका रहा होता हाँ, है। पका जिस तो जैसे जिस कुम्हार वजह, घड़े को पकाता है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही पका रहा होता है। फिर वो जब घड़ा पक जाता है तो उसके बाद जो उसमें वो पानी की ठंडक मिठास वो जो रहती है ना, वो अब आपको मिल रही है। जैसे जब आप कहीं ना कहीं ये कहो कि जब आप एक स्ट्रगल कर रहे थे तो आपको लग रहा था ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, प्लीज गॉड ये भी हो जाए। और जब आप अब सक्सेस आपको मिल चुकी है तो अब जो जो नहीं चाहिए वो भी मिल रहा है। आप जेईन में रैंक 3 ला रहे हो, आप मतलब सॉरी एसएससी जेई में आप साइंटिस्ट में हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं एक थ्रेशोल्ड आप कह सकते हो, कट ऑफ कह सकते हो। वो कट ऑफ जो आपका क्लियर हो जाता है ना, उसके बाद सब कुछ क्लियर है दोस्त। मतलब सब कुछ दुनिया आपकी सही है। बात है सर। भगवान भी वो लेवल चेक करना चाहता है कि तू कहाँ पे जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं ना कि मत हौसला हार, ये मंजिल के मुसाफिर, ये ठोकरें तो इंसान को चलना सिखाती है। तो कहीं ना कहीं वो जो ठोकरें लगी उसने आपको मजबूत किया। कहते हैं कि कुछ यस लोग सर। टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और कहते हैं कि आप जीवन को ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। तो राम सर सच में आज जो आपका ये जो अचीवमेंट है वो हम सबके लिए मिसाल है। मतलब आप जो आज सबके सामने एक आइडियल के रूप में आए हो, ये कहीं ना कहीं उस स्ट्रगल से जो निकल के वो खरा सोना जो होता ना तब के जो आभूषण बना, वो उसको सब यस सर। अप्रिशिएट आज कर रहे हैं। सो
बहुत अच्छा लगा। सर और इस सेशन कुछ के पॉइंट्स मैं बिल्कुल जो बिल्कुल जो भी बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट्स हैं सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपको क्या मैं करना इससे चाहिए, क्या पहले जो मैंने आप किया एक वो मैं। मिनट के लिए सर, कि इससे पहले मैं ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक राम सर कुछ आपको बताए, क्योंकि सेशन ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर का हो चुका है और लगभग 15-20 मिनट और चलेगा, और वो आप पर डिपेंड करेगा। आप यदि चाहे तो मैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन को देख लेता हूँ कि आप कोई भी कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब राम सर जरूर देंगे। यदि वो सवाल आपका अच्छा हुआ तो आप सवाल पूछने के लिए हिचके नहीं, आप जरूर से सवाल पूछे। ओवर टू राम सर, जो आप कहना चाह रहे थे आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, जो स्टूडेंट्स आज के टाइम में तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो मेन प्रॉब्लम्स आती है, जो मैंने तो किया है, जैसे सोशल मीडिया सर। सोशल मीडिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सब बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है। ये मैंने रियलाइज़ किया 17-16 जब तैयारी चालू कर रहा था 16-17 में, उस टाइम मुझे लग रहा था कि मेरे पास फ़ोन था एक मल्टीमीडिया, तो कहीं न कहीं मैं चाह के भी ओवरकम नहीं कर पा रहा था सोशल मीडिया से, क्योंकि मेरा वो हो गया था कि यार इससे हो नहीं पा रहा ओवरकम। तो इस ओवरकम करने के लिए लोगों के अलग-अलग मेथड्स हो सकते हैं, पर मेरा जो मेथड हुआ, मैंने एक सर मल्टीमीडिया से कीपैड फ़ोन पे स्विच किया। मैंने 3 साल कीपैड फ़ोन रखा, ताकि ना रहेगा बांसुरी ना वो जो भी एक कहावत है, तो मैंने वो मल्टीमीडिया ड्रॉप कर दिया, तो क कीपैड फ़ोन रहा, तो उसमें ऐसा रहा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सारे कट आउट हो गए। मैंने 3 साल कीपैड फ़ोन यूज़ किया, क्या ताकि मैं सोशल डिस्ट्रैक्शन से बच सकूँ। स्टूडेंट्स कुछ भी तरीका करके मैं तो इनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सोशल डिस्ट्रैक्शन से जितना हो सके उतना बचें, जितना उनसे यूज़ करना है उतना ही वो यूज़ करें, और जो जिस वे में वो कर सकते हैं सोशल मीडिया से बच सकते हैं, उस वे में बचें। जैसे मैंने कीपैड फ़ोन यूज़ करके किया। दूसरा मैं बताना चाहूँगा टेस्ट सीरीज़, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनपे टेस्ट सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ अपनी मिस्टेक्स को सुधारने के लिए बनती है, या आप क्या पढ़ रहे हो, उसको उसमें क्या गलती कर रहे हो, उसके जज करने के लिए टेस्ट सीरीज़ इम्पोर्टेंट होती है, इम्पोर्टेंट अपनी प्रिपरेशन की कड़ी है। तो टेस्ट सीरीज़ को आप बहुत सीरियसली लें, कोई भी एग्ज़ाम जैसे 10th-12th का बच्चा है, वो रिटन वाला टेस्ट सीरीज़ लिख सकता है, कॉम्पिटिशन वाला किसी भी कॉम्पिटिशन की टेस्ट सीरीज़ ले ले। दूसरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो पीवाईक्यू बोलते हैं जिसको, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको पैटर्न समझने के लिए, ये एग्जाम क्या पूछना चाह रहा है, कैसे पूछेगा। कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे अपन अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। तीसरा सर रिवीजन, रिवीजन आपको साइक्लिक रिवीजन रखना है, जितना हो सके रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस रिवीजन के लिए आप ट्राई कर सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि पूरे नोट्स पढ़ना हर बार नहीं होता। क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं आप, पीवाईक्यू के क्वेश्चन करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वहां से रिवीजन कर सकते हैं, वो जो पर्टिकुलर कंसेप्ट समझना है वो समझ लें। और एक लाइन है सर कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो आपको करना ही है, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी तो मेंटेन रखनी है, क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन है, तो ये दोनों का तो होना जरूरी है सर। तो और टाइम टेबल जो मैंने पहले बताया था कि 1 दिन का, 7 दिन का, 15 दिन का, ये आपके माइंड में क्लियर क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि मेरे को 15 दिन के बाद कहाँ पहुंचना है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इन द सेंस कि आपकी संगत कैसी है, आपके दोस्त सर्कल कैसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्कल जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको कंपटीशन में। जैसा अच्छा सर्कल रहा तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, जैसे मेंस में मैं मेरे दोस्त से डिस्कस किया करता था, इंटरव्यू में हमने हेल्प ली। इवन फ्रेंड सर्कल तो हमारा स्कूल से ही अच्छा रहा, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में कंपटीशन की भावना आ जाती है। कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, जेलस की भावना ना होए, क्योंकि जेलस में तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। कंपटीशन पॉजिटिव कंपटीशन रहा ना सर, तो आपको ये सोचना है कि यार मुझे नेक्स्ट टाइम इससे बेटर करना है। जेलस नहीं होना है, बेटर करने वाली थिंकिंग रहे। वो सर्किल, फ्रेंड सर्किल बनाए, 10th से बना सकते हैं। 10th में एक पहली स्टेज होती है, क्योंकि मेरा 10th में भी फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा था। तो उससे लेके आज यूपीएससी तक मेरा फ्रेंड सर्किल अच्छा रहा। तो कहीं न कहीं एक फ्रेंड सर्किल का इफेक्ट पड़ता है आपकी जर्नी में। और एक चीज़ और ऐड करूँ, अप्स एंड डाउन्स, सबकी लाइफ में आते हैं अप्स एंड डाउन्स। अप्स डाउन्स आते रहेंगे, उनको कहीं न कहीं आप जिस भी दिन आपको डाउन फील हो रहा है, अपनी फैमिली से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, बाउंस बैक करना होता है। आप उस दिन गिव अप नहीं करोगे जिस दिन डाउन हो, क्योंकि कहीं न कहीं आप लाइफ में रिग्रेट महसूस करोगे कि आपने डाउन में जाके छोड़ दिया। तो उस डाउन से आने के लिए आप उस दिन चिल करो, थोड़ा घरवालों से बात करो, फ्रेंड से बात करो, वो है। और टाइमिंग का एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि टाइमिंग को लेके कहते हैं कि यार इतने घंटे पढ़ने चाहिए, उतने घंटे। तो सर ये मानता हूँ कि जितने भी घंटे पढ़ो, एफिशिएंसी पे काम करो।
ऐसा है कि ब्रेक करके पढ़ सकते हो एफिशिएंसी ज़्यादा लाने के लिए कि 2 घंटा पढ़ा 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, 3 घंटा पढ़ा 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, 1 घंटा पढ़ा 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। तो ब्रेक लेने से आपका माइंड रिफ्रेश होगा, एफिशिएंसी आएगी। अपने को मेन चीज़ आउटपुट लाना है। इनपुट क्या-क्या 17 घंटे पढ़ा है, 20 घंटे पढ़ा किसी को मतलब नहीं है। आप आउटपुट दे रहे हो, 8 घंटे पढ़ के दे रहे हो या 12 घंटे पढ़ के दे रहे हो। तो वो आपको देखना है कि आपका आउटपुट कैसे आ रहा है, उसका आप ब्रेक में करके कर सकते हो सर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन्स आए उनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन्स का तो आपने वैसे ही जवाब दे दिया। एक तो आपको कितने घंटे पढ़ने चाहिए उसका आपने जवाब दे दिया। एक यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि आप अप्स एंड डाउन्स को कैसे मैनेज करें, ये क्वेश्चन आया था कमेंट सेक्शन में, इसका भी आपने जवाब दे दिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ टू मैनेज ईएसई प्रिपरेशन अलोंग विद कॉलेज, यानी यहाँ पर मोटा-मोटा ये पूछा जा रहा है कि आप कॉलेज के साथ किस प्रकार से ईएसई को मैनेज कर सकते हैं, यानी ग्रेजुएशन के साथ में मोटा-मोटा यूपीएससी को आप कैसे मैनेज करें? देखो सर ग्रेजुएशन में कोई सी भी कॉलेज हो, इतना ज़्यादा लोड नहीं होता ग्रेजुएशन में कि और दूसरी बात जैसे ग्रेजुएशन में एक बात बताता हूँ, मैंने ग्रेजुएशन से ज़्यादा फ़ोकस किया। ग्रेजुएशन में भी कहीं न कहीं इंजीनियरिंग का ही पढ़ना होता है, यूपीएससी में भी इंजीनियरिंग का ही पढ़ना होता है। पर मेरा सीजीपीए जो होता है वहाँ ग्रेडिंग सिस्टम वो बनाने का टारगेट नहीं रहा कभी कि यार सीजीपीए को बनाएँ। क्योंकि जैसे सीजीपीए को देखें तो मेरी 7.8 है, वहाँ मैं 90 बैच में से मेरा 40 नंबर रैंक है सीजीपीए के हिसाब से देखें तो। क्योंकि कहीं न कहीं मेरा टारगेट यूपीएससी था, मतलब ग्रेडिंग नहीं था कि यार 10 में से 9 बना लेंगे, किसी को 100 करना है, तो वो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप 9 बना लो यूपीएससी नहीं निकला तो कहीं न कहीं क्या ही मतलब है। तो मेरा तो मेन टारगेट था यूपीएससी। तो यूपीएससी ओरिएंटेड मैं सिलेबस करता था, क्योंकि कहीं न कहीं ईएससी जो है वो ही कॉलेज वाला है। तो कॉलेज में फिर जैसे एग्ज़ाम आए, एग्ज़ाम के नियत 7-8 दिन बाद मैंने एग्ज़ाम को ओरिएंटेड होके पढ़ लिया, कॉलेज एग्ज़ाम को होके। उसके पहले मैं यूपीएससी जैसे जब भी टाइम मिलता था, जैसे सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो सैटरडे संडे मैंने यूपीएससी का पढ़ा और साथ में बहुत टाइम मिलता है, आप कॉलेज के आने के बाद पढ़ सकते हो, उतना लोड नहीं होता। तो कॉलेज को कम टाइम देके आप यूपीएससी ओरिएंटेड होके पढ़ सकते हो और कॉलेज का 5-6 दिन में भी हो जाता है सर, क्योंकि कहीं न कहीं सिलेबस सेम ही तो होता है यूपीएससी का कॉलेज का, तो हो जाता है सर मैनेज, तो उसमें ये है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ रहा है सर कि स्टूडेंट्स के लिए एक तो आप डेली रूटीन के बारे में कुछ बताना चाहें, तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सर। डेली रूटीन इन द सेंस कि वो ये जानना चाह रहे हैं कि सोना, उठना, खाना-पीना और पढ़ाई को कैसे मैनेज करें? और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है, जिसकी चर्चा हम बाद में भी करेंगे कि इज़ इट पॉसिबल टू क्लियर यूपीएससी एग्ज़ाम विद 4 आवर स्टडी पर डे? यानी कह रहे हैं कि यहाँ पर 4 घंटे की यदि हम रोज़ाना पढ़ाई करें, तो क्या यूपीएससी को क्रैक किया जा सकता है? तो मोटा-मोटा टाइमिंग को लेकर कंसर्न आ रहा है, तो आप इन पर थोड़ा-सा फ़ोकस डालेंगे? मैं पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूँ सर टाइमिंग का। मैं मेरा रूटीन बताता हूँ। आप रूटीन खुद का रूटीन बना सकते हैं आपकी एफिशिएंसी क्योंकि आपको खुद का स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होता है कि आपका माइंड कितने घंटे तक या कितने टाइम तक काम कर रहा है, वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मैं मेरा बताता हूँ कि कहीं न कहीं मेरे को लगता था कि यार मैं एवरेज रहा हूँ स्टूडेंट। क्लास 10th में अच्छा रहा हूँ, पर कहीं न कहीं इतने सारे फेलियर हो गए तो मुझे लगने लगा कि मैं एवरेज हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे हार्ड वर्क की ज़्यादा नीड है। हो सकता है कि अच्छा आईक्यू वालों को कम हार्ड वर्क की हो, पर मैं एवरेज था, मुझे रियलाइज़ भी हो गया था, तो मुझे हार्ड वर्क की ज़्यादा नीड है। तो मुझे हार्ड वर्क से भागना नहीं है, क्योंकि ये अल्टीमेटली एक ऑप्शन है, क्योंकि आईक्यू तो जो जितना है वो चेंज नहीं होने वाला, पहले जितना है वो चेंज नहीं होगा। पर हार्ड वर्क तो अपने हाथ में है सर, वो चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा है सर जैसे मैं बताता हूँ मेरा डेली का रूटीन, मेरा अर्ली टू राइज़, अर्ली टू स्लीप वाला रूटीन हो रहा। किसी का लेट नाइट स्टडी भी रह सकता है, पर मेरा तो हमेशा जल्दी सोना, जल्दी उठना वाला रहा। 11 बजे सोता था मैं सर, 5 बजे उठा, 5 बजे के बाद आधे घंटे में रिफ्रेश हो गया, उसके बाद में 5:30 से चालू करता था पढ़ाई, 5 से 7:30 पढ़ा, 2 घंटे का पढ़ा मैंने। उसके बाद में मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया, उसमें ब्रेकफ़ास्ट भी कर लिया, नहाना-धोना जो होना है वो कर लिया। 2 घंटे पढ़ा, आधे घंटे का ब्रेक लिया। फिर 8 से 10 तक पढ़ा, फिर 10 से ए एक 8 10 से 15-20 मिनट का ब्रेक लिया फिर से मैंने, फिर 1 घंटे पढ़ता था। ऐसे 12 बजे तक का मेरा लगभग 5 से 6 घंटे का कवर हो जाता था। उसके बाद में देखो सर कोई लोग नहीं सोते, पर मेरा क्या है दिन में सोने की भी आदत थी, तो मैं सोता था सर। 1 घंटे मैंने सोया, उसके बाद में थोड़ा-सा 10-15 मिनट चाय-वाय पी के वापस से पढ़ने बैठता था। फिर से वही शेड्यूल हो जाता था कि 2 घंटे पढ़ो, 15 मिनट का ब्रेक लो, 2 घंटे पढ़ो, 15 मिनट का ब्रेक लो। क्योंकि पढ़ना-लिखना मेरे को 2 ही काम थे वहाँ पे, जब मैं प्री की भी कर रहा था, मेंस की भी कर रहा था। मेंस में तो मेरा भाई खाना-वाना बनाता था विकास, वो ही करता था, तो मेरे को तो पढ़ना होता था या सोना होता था।
तो इसमें बहुत टाइम मिलता है और सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन था नहीं, क्योंकि मेरे पास कीपैड फ़ोन था। तो 2 ही काम बचे थे लाइफ़ में कि पढ़ना है, सोना है और थोड़ी देर शाम को मैं छत पे टहल लेता था आधे घंटा। और मैं पूजा भी करता हूँ और उस टाइम भी करता था, क्योंकि कहीं न कहीं आप स्पिरिचुअल रहते हो तो माइंड में स्टेबिलिटी रहती है। तो मैं 15-20 मिनट पूजा करता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था या किसी भी नियरेस्ट टेम्पल में मंगलवार, शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करके आता था। तो ओवरऑल ये टाइम अगर 2 घंटे के बाद में आप 15 मिनट का ब्रेक लेके आधे घंटे का ब्रेक ले रहे हो, तो भी ओवरऑल देखा जाए तो एवरेज 10 घंटे आ जाती है। और जो दूसरा क्वेश्चन है 4 घंटे का, मैं अगर आप बहुत ज़्यादा सुपर आईक्यू है, टैलेंटेड हो, तो 4 घंटे में भी पॉसिबल है, पर टाइम लग सकता है। जैसे ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी था और मैंने ये भी सोच रखा था ये लास्ट अटेम्प्ट भी रहना है मेरा। तो टाइमिंग बढ़ा दी ऑब्वियसली, क्योंकि कम टाइमिंग में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना है ना सर इंडिया में। तो आप 4 घंटे में पढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट की श्योरिटी नहीं दे सकता। आप अच्छे टैलेंटेड हो, तो हो सकता है कि एक अटेम्प्ट की जगह दूसरे अटेम्प्ट में निकल जाए। पर इंडिया के माहौल को देखते हुए मैं तो कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि 4 घंटे पढ़ें, क्योंकि हाँ, अगर आपकी सर्कमस्टेंसेस ऐसी है कि आप जॉब कर रहे हो, तो 4 घंटे पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें फिर कंसिस्टेंसी रखनी है। हो सकता है कि आपका पहले अटेम्प्ट में नहीं निकले, दूसरे अटेम्प्ट में निकलने की पूरी-पूरी उम्मीद होती है। तो जॉब वाले बच्चे भी कंसिस्टेंसी के साथ में तैयारी कर सकते हैं कि वो 4 घंटे, मिनिमम 4 घंटे तो आपको पूरे 1 साल, 2 साल, 3 साल जितने भी साल करना है, वो कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है। और बाकी अगर आपके पास फ्री टाइम है, तो मैं 4 घंटे के लिए कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। आराम से 8 से 10 घंटे निकाल सकते हैं। ईज़िली निकल जाते हैं, 24 आवर्स में अगर आप फ्री हो तो 8 से 10 घंटे तो निकल जाते हैं एफिशिएंटली। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है, जो एक बच्चे ने सवाल किया है कि सर मैं एनडीए की यस सर। प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मुझे लगता है एनडीए। कि हाँ, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं एसएसबी जो इंटरव्यू होता है, उसमें मैं फेल हो जाऊँगा क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम है। अब उस बच्चे को कैसे मोटिवेट किया जाए कि एनडीए की वो प्रिपरेशन सर कर रहा है? एक्चुअली एनडीएसएसबी सबसे टफेस्ट इंटरव्यू होता है एशिया का, कह सकते बिल्कुल। हैं। तो उसका मुझे मोड ऑफ मीडियम कितना इफ़ेक्ट करता है, कितना अफ़ेक्ट करता है बच्चों को, ये मुझे आइडिया नहीं है, तो इसमें मैं बता नहीं सकता। यूपीएससी में तो मोड ऑफ मीडियम कहीं अफ़ेक्ट नहीं करता। तो एनडीए में मुझे पता नहीं सर कि कैसा क्या रहता है। पर हाँ, ये पता था कि टफेस्ट होता है और इसका तो सर जो एनडीए की तैयारी कर रहा है, जिसने फेस किया है इंटरव्यू, वो अच्छे से बता पाएगा। तो इसके लिए मैं जिसने भी ये सवाल पूछा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर किसी ऐसे व्यक्ति से जाकर चर्चा करें जिसने हाँ, ये जिसने एसएसबी कभी फेस किया हो। इंटरव्यू फेस किया हो, कभी इंटरव्यू दिया हो, उन्होंने क्लियर किया हो या फिर फेस करके आए हो। वो एक्चुअल सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, बता पाएंगे। और कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम आपका है तो आपको इसमें डरने की जरूरत तो नहीं है। डर के भी क्या कर लोगे? मैं तो कहता हूँ आपको होपफुल पॉजिटिव रहना चाहिए और हाँ, गिव अप करने की बजाय तो कम से कम ट्राई तो करना चाहिए, गिव अप तो मत करो, मैं भी यही बस कहूँगा, बस गिव अप तो बस नहीं यही करना कि चाहिए। आपको अभी से आपने मान लिया कि मैं फेल हो जाऊंगा तो फिर आप हाँ, उतना कुछ अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो जैसे आप पहले से गिव अप एक मत चीज़ करें। बोलूँगा सर, बिल्कुल। जो यूपीएससी में ऐसे बोल देते कि यार अगर हिंदी में दिया तो 100 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर मैं उसी टाइम सोच लेता कि यार 100 नंबर नहीं है, तो फिर कहीं न कहीं एक माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी आते। तो मैंने नहीं रखा, यार अपना बेस्ट देना है, जैसा देना है, जो हूँ वो बन के जाऊँगा मैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो है वैसा हाँ, तो बने। मैं उनको यही कहूँगा कि आप गिव अप करने से हाँ, जो गिव अप करने से पहले एटलीस्ट आप ट्राई करें। आप एसएसबी जो फेस किया है, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। हो सके अगर इंग्लिश मीडियम ही वहाँ कंपल्सरी है, तो आप ट्राई करें कि इंग्लिश में ही दें, क्योंकि कहीं न कहीं उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा फिर। और ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर आपको एक शॉर्ट कोर्स हाँ, टाइप का गाइडेंस ले सकते हैं। गाइडेंस ले सकते हैं। और इस टाइम तो जैसे मैं राम सर यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि इस समय यदि कोई बच्चा ये कहता है इस युग में, स्पेशली ये कहता कि मेरे पास गाइडेंस नहीं थी या फिर मेरे पास कोई कोई डायरेक्शन नहीं थी, तो वो कहीं ना कहीं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे उलझ के रह गया है। क्योंकि इस समय क्या नहीं है भाई, यूट्यूब पर खजाना है। आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए, सब कुछ वहां पर आपको अवेलेबल है और आप सब कुछ सीख सकते हैं। आप डेली लाइफ की इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, आप जो चाहते हैं वो सीख सकते हैं। बट उसके लिए आपके अंदर सही बात चाहत है। होनी चाहिए, आपके अंदर लगन होनी चाहिए कि बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। बिल्कुल सर। बट यू हैव टू गो फॉर इट, मतलब उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन आ रहा है सर, शादी बाद इतना टाइम नहीं रहता है तो टाइम कैसे बचाए स्टडी करने के लिए? तो ये तो कोई मतलब शादीशुदा है, उन्होंने मतलब अपनी एक तरह से दुख भरी एक दास्तां अपने सामने रख दी है, समझ लो कि कुल मिला के शादी होगी, शादी के बाद ऑब्वियस सी बात है बहुत कम टाइम मिलता है आपको।
तो ये कह रहे हैं कि अब कैसे मैनेज करें। तो देखो इस चीज में राम सर तो शादीशुदा शायद नहीं है और मैं नहीं हूँ। है सर। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा यहाँ पर राम सर का भी हम थोड़ा सा इनपुट लेंगे यहाँ पर। मैं कहूंगा कि आपको पढ़ाई का एक शेड्यूल बना लेना चाहिए और सबको साथ लेके चलना, क्योंकि फैमिली से दूर होके भी आप कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पाओगे तो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि फैमिली सही का जो बात। बैलेंस आपका बहुत जरूरी है। भाई आपके जो भी पार्टनर है, अभी लाइफ पार्टनर है, उसके साथ आपकी एक अच्छी ट्यूनिंग बनना बहुत जरूरी है। वो नहीं बनेगी तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, है ना, आपस की लड़ाई में उलझ के रह जाओगे। सर आपका स्पेशल कोई यहाँ पर कमेंट? देखो सर, मैंने तो कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसा इस फेज से गुजरा नहीं। पर हाँ, मेरा जो बीच वाला भाई है विकास, वो शादीशुदा है। तो देखो बिल्कुल। सर, उसने जब मैं मेंस की तैयारी कर रहा था तो उसका बहुत बड़ा योगदान रहा था, क्योंकि वो उस टाइम मैंने मेरे कहने से वहाँ रूम शिफ्ट किया, उसने दूसरे गांव में आके रूम लिया। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आइसोलेशन में तो जाना पड़ेगा, कि थोड़ा सा कट ऑफ होना पड़ेगा सोशल मीडिया, सोशल थिंग्स से। कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा, उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे भाई है, वो फैमिली को भी बैलेंस करता है और पढ़ाई को भी बैलेंस करके चलता है। तो बैलेंस तो आप ही को करना पड़ेगा सर। अब देखो कि किस वे में कर सकते हो। जैसे मेरा भाई अच्छे वे में कर लेता है बैलेंस, ऐसे आपको करना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं आपका यूँ कह सकते हो कि ये समस्या है भी और समस्या है भी नहीं, क्योंकि यदि आपके लाइफ हम्म। पार्टनर है तो आपको वो तो हाथ बटाएंगे, आपका आधा काम करके देंगे आपको, है ना। लेकिन आपको बिल्कुल। ट्यूनिंग आपको सेट करनी है। जो भी आपका अच्छा माहौल है, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, जो भी आपको बनाना है वो बनाना पड़ेगा, राइट। सो ऐसे ही कुछ और कमेंट्स आए हैं। उनमें एक कमेंट जो आया ज्यादातर, बार बार बच्चे कर रहे हैं कि सर ये बीटेक वाले ही क्यों ज्यादातर आईएएस और आईएएस बनते हैं। देखो, आईईएस का तो मैं बता सकता हूँ कि आईईएस बीटेक वाले क्यों बनते हैं, क्योंकि उसमें तो मेन रीजन वो होता है कि एलिजिबली आईईएस होते हैं, वो जो बीटेक वाले होते हैं। जैसे इसमें मेनली 4 ब्रांच वाले एलिजिबल होते हैं आईईएस के लिए। सिविल इंजीनियरिंग उनमें सबसे टॉप पे होता है, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो कहीं ना कहीं और तो इंजीनियरिंग के अलावा और स्टूडेंट दे नहीं सकते, तो आईईएस तो बेसिकली यही निकाल पाते हैं, जो इंजीनियर बीटेक बैकग्राउंड से होते हैं। और आईएएस का ये है कि सर, इंजीनियर जो होता है ना सर, वो मल्टी डायमेंशन में सोच, आपको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि जो इंजीनियर है वो मल्टी डायमेंशन में सोचने की पावर रखता है। हो सकता है कि नॉर्मल पर्सन भी रखे और रखते भी हैं, पर कहीं ना कहीं वो मल्टी डायमेंशन की पावर कहें या अब ग्रैब करने की पावर, जो आईआईटी में बंदा गया है, एनआईटी में बंदा गया है, प्राइवेट कॉलेज में बंदा गया है, कहीं ना कहीं ग्रैप्सिंग पावर अच्छी होती है उनकी। वो चीजों को जल्दी ग्रैप्स करते हैं और एक थोड़ा ब्रॉड थिंकिंग से सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनियादारी देखी होती है इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में वो पढ़ते नहीं है, वो दुनियादारी देखते हैं सर। तो कहीं कहीं दुनियादारी देखने से उनकी आइडियोलॉजी विकसित होती है, उनका माइंड है ना, ब्रॉड माइंड होता है। और जो आईएएस होता है उसमें तो आपकी थिंकिंग क्या है वही तो दिखेगी रिटर्न में, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, तो ये सेशन अपन अंत की ओर ले चलते हैं। कुछ और बातें यस यहाँ सर। पर कमेंट सेक्शन में आती है तो हम ज़रूर देंगे। यहाँ पर एक सवाल आ रहा है कि 10th के बाद एनडीए के लिए क्या करें। तो 10th के बाद एनडीए के लिए सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन पर फोकस करना चाहिए। इसके बारे में तो मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा, है ना। और सब्जेक्ट सिलेक्शन पर फोकस करना चाहिए और इंग्लिश पर ऑब्वियस सी बात है। अभी आपने देखा था भाई साहब कि इंग्लिश में जो है एसएसबी का इंटरव्यू मोस्टली रखा जाता है, कंडक्ट होता है ग्रुप डिस्कसिंग। तो बच्चे की इंग्लिश कम्युनिकेशन पर भी आप फोकस करें और बाकी कॉन्फिडेंस बूस्टअप करते रहे बच्चे का, वो ऑब्वियस सी बात है क्लियर कर लेगा। तो होपफुली आपको ये आंसर मिला होगा। और यहाँ पर सोहन यादव जी, हो सकता है आपके कोई मित्र ही है, तो वो आपसे मतलब एक फनी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको, कि भाई साहब राम जी अब शादी कब करोगे, मतलब अब हमें कब बुला रहे हो। मतलब अभी इनडायरेक्टली वो तो कह रहे हैं भाई सर। हम नहीं, हाँ। वो अभी इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं भाई साहब हम तो अब नागिन डांस करना चाहते हैं। अब आप बताओ आपका तो मूड कब है। बेसिकली सर, शादी का ये है कि अभी तो मैं फ्री हुआ हूँ से उलझन से, यूपीएससी की जर्नी से। तो अभी लाइफ को एक्सप्लोर करने दो, टाइम है बहुत। अभी तो 23 का हुआ हूँ सर, उम्र है शादी की। तो अभी लाइफ को एक्सप्लोर करूंगा, उसके बाद में देखेंगे सर। अभी मेरी ट्रेनिंग ही नहीं हुई सर। ट्रेनिंग से पहले क्या, अभी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद में पोस्टिंग आएगी, उसके बाद देखेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो होपफुली आपके मित्र को ये जवाब मिल गया। भाई अभी आप इंतजार करो 3-4 साल कहीं और नागिन डांस करो। यहाँ राम भाई के तो अभी वैकेंसी मतलब है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा।
यहाँ टाइम यस लगेगा, मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल है वो एक्साइटेड स्टेट में है, भी ग्राउंड स्टेट में आने में टाइम लगेगा। हाँ तो अभी जी सर। हाँ ओके। और यदि किसी का क्वेश्चन है तो आप अभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि फोकस के बारे में बताए सर, फोकस के बारे में पूछ रहे हैं फोकस का फोकस। ये है सर, जितना ज्यादा आप डिस्ट्रैक्शन कम रखोगे, ट्राई करो कि आप अपने आप को इतना बिजी रखो, जो मैं बताया था कि 1 दिन, 7 दिन और 15 दिन का टाइम टेबल, कहीं न कहीं आपको वो इतना बिजी रखेगा कि आपको सेकंड थॉट आएगा नहीं दिमाग में। कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शन से बचोगे। डिस्ट्रैक्शन पहला तो एक माइंड वाला मेंटल डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि यार आपको डिस्ट्रैक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि आप फ्री हो। कहते हैं ना कि फ्री खाली टाइम शैतान का टाइम होता है, कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो आप अपने माइंड को खाली मत रखो, कहीं न कहीं उसको बिजी रखो। अब बिजी रखने के लिए बेस्ट तरीका क्या? पढ़ाई करो। मैं तो ये मानता हूँ, और कुछ हो तो आप टहल लो, दोस्तों से बात कर लो, मंदिर जाओ, स्पिरिचुअल रह लो। और दूसरा डिस्ट्रैक्शन जो हो सकता है फोकस को डाइवर्ट करने के लिए, वो होता है कि सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कहीं न कहीं बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा लोगों से कि आप सोशल मीडिया से जितना हो सके कट आउट हो। जितना मिनिमम यूज़ कर सकते हैं उतना मिनिमम यूज़ करें, क्योंकि सोशल इस टाइम में सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मोमेंट है। बिल्कुल। तो जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर फोकस का, तो आपका फोकस जो एक्चुअली आपको ये गलतफ़हमी है कि आपका फोकस नहीं है, आपका फोकस है लेकिन गलत जगह पर है। तो उस चीज़ को आप देखें, आप कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि सर इंस्टाग्राम कितना घंटे चलाना चाहिए, सर फेसबुक कितने घंटे चलाना चाहिए, और सर पोस्ट कितनी डेली की डालनी चाहिए, वो आपको ऑलरेडी पता है। स्टेटस कितने डालने चाहिए और वो आपको ऑलरेडी पता है। तो आपका फोकस है, आप बिलीव कीजिए अपने आप पर, अपने फोकस को सही जगह पे लगाइए, अपना एक अच्छा टारगेट सेट कीजिए। ऑब्वियस सी बात है, तब फोकस आएगा। राम सर कुछ आप ऐड करना एक चीज़ चाहेंगे? ऐड करना चाहूँगा सर। हाँ, बिल्कुल, हाँ, इसमें बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि फोकस के लिए मेन चीज़ होता है कि आप डाइवर्ट ना हो। डाइवर्ट होने के लिए आपको होता है कि कुछ मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी के लिए खुद हो सकता है कि मुझे अपने समाज में कुछ करना है, खुद के लिए एक है कि मुझे खुद पद पाना है। दूसरा हो सकता है कि जैसे मेरे लिए मेरे मम्मी-पापा सबसे सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहेगी इस पूरी जर्नी में, क्योंकि वो वर्ड्स मेरे माइंड में गूंजते थे कि यार मम्मी-पापा इतना करते हैं तो अपने को तो हार्ड वर्क करना है। तो कहीं न कहीं वो इमेज मेरे माइंड में क्रिएट थी कि यार मम्मी-पापा आप मेरी जो आज वॉलपेपर लगाए हो इस पे इंटरव्यू में, वो एक इमेज देखो मेरी, उसमें मेरे लेफ्ट में मम्मी-पापा हैं, लेफ्ट राइट में। वो एक इमेज मेरी थी कि यार कहीं न कहीं ये मुझे मम्मी-पापा को प्राइड फील कराना है कि आप जो मैं बिलीव किया आपने मुझ पे, उस बिलीव पे मैं खरा उतरूँगा। तो आप सोर्स ऑफ मोटिवेशन ढूँढो कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन में क्या है, वो परमानेंट होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं। आप दूसरों से मोटिवेट हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए हो, पर अगर खुद का मोटिवेशन सोर्स होगा, जैसे मेरे लिए मेरे मम्मी-पापा थे, किसी के लिए खुद हो सकते हो, किसी के लिए वाइफ हो सकती है, किसी के लिए टीचर हो सकता है, किसी के लिए सोसाइटी हो सकती है। तो वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन ढूँढो, वो परमानेंट रहेगा, परमानेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग। जैसे मेरे लिए मेरे मम्मी-पापा रहे। आप अगर मोटिवेशनल वीडियो देख के सोर्स ऑफ मोटिवेशन ढूँढने का कोशिश करेंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, क्योंकि खुद का जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है ना सर, उसमें ऐसा है कि वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। और बाकी एक्सटर्नल तो टेम्परेरी टाइम के लिए रह पाता है। तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन ढूँढो, कुछ भी हो सकता है वो आपके लिए। तो आप यूँ कह सकते हैं कि जब आप डाउन फील कर रहे हो, तब कुछ टाइम के लिए आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हाँ, मोटिवेशन थोड़ा ले सकते रिलैक्स कर सकते हैं। हैं। रिलैक्स कर सकते हाँ, हैं कि रिलैक्स कहीं कर से कोई सकते अच्छी हैं। मोटिवेशनल स्टोरी सुन ली, किसी की सुन लाइफ ली, स्टोरी सही सुन बात है। ली, स्ट्रगल सुन लिया, फिर आपको एक कोई बुक आपने पढ़ ली और उसमें आपको कोई ऐसा लगा, एक हुक पॉइंट्स की यस नाउ इट्स टाइम टू हुँ, बाउंस हुँ। बैक, तो वो आप कर सकते हो। बट अल्टीमेट सोर्स ऑफ जो मोटिवेशन है वो आपकी फैमिली बैकग्राउंड और आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपके फोकस पर रहना ही चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए कि हमेशा आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि क्या आप कल जो कर रहे थे वही आज कर रहे हैं क्या? यदि क्योंकि आप वो कर रहे हैं तो फिर वही मिलेगा जो अब तक मिला है। क्योंकि ज़्यादा बड़ी चीज़ आपको अचीव करनी है तो आपके डेली रूटीन पर फोकस आपको करना चाहिए और कुछ नई चीज़ें आपको सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। और एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर राम सर आपका क्या कमेंट होना चाहिए, एक सही कमेंट, क्योंकि एक 10th क्लास में जब बच्चा होता है, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन हूँ, कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो स्कूल्स में पढ़ाता हूँ, तो ये काफ़ी फील करता हूँ और फेस भी करता हूँ कि 10th क्लास भी बच्चा सिर्फ पास होने के लिए पढ़ता है। परसेंटेज इज गुड, बनाने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, बट कहीं ना कहीं माइंडसेट पास होने का रहता है। पास होने का मतलब डर जिसे कहते हैं, 12th में भी वो इसी डर में रहता है और
कहीं न कहीं कॉलेज में आके भी वो डर में रहता है कि कहीं फेल ना हो जाऊँ। उस चक्कर में कहीं न कहीं वो अपनी लर्निंग से दूर हो जाता है और अपना बहुत छोटा एम बना लेता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम पास करना ही उसके लिए सब कुछ है, या फिर कॉलेज में कहीं न कहीं वो अपने सब्जेक्ट को एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। तो इसको लेकर आपका क्या रहेगा मतलब कमेंट? तो जैसा कि सर फेल्योर का डर अगर आप रखोगे तो कहीं न कहीं आपकी सक्सेस में वो हर्डल बनेगा। फेल्योर का डर आपको पहले माइंड में निकालना है कि जो अपने को अपना बेस्ट देना है, रेस्ट ऑन द गॉड। मैं तो यही मानता हूँ कि सर अपने आप को बेस्ट दो, बाकी जो भी है वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। अगर ऐसा ही होता, फेल्योर का डर होता तो मैं तो शायद ऐसे यूपीएससी की जर्नी नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी 2 फेल्योर मिल चुके थे। 12th के साथ फेल्योर मिला, आईआईटी की में फिर रिपीटर के साथ में फेल्योर मिला। जब ठोकर ही खाई है तो फिर मैंने तो ये सोचा कि ठोकर खा के गिरना नहीं है, ठोकर खा के सबसे बड़ा जो है इंडिया का, वो सबसे बड़ा एम मैंने बनाया। कि जब बनाना ही है तो सबसे बड़े में ही ठोकर खाते हैं ना, खाना ही है तो सबसे बड़े में ठोकर खा के गिरते हैं। उस बड़े से बड़े एम को मैंने टारगेट करने के फायदे क्या हुए कि ये 5 जो छोटी-मोटी एग्ज़ाम्स होती है ना, वो वैसे निकल गई। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आपको फेल्योर का डर तो बाहर निकालना पड़ेगा दिमाग में। आपको अपना 100% देना है, कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा। और जैसा अगर मैं फेल्योर का डर रख के रखा होता, इतने फेल्योर मिले, 19 तक जेईएन तक सेलेक्ट नहीं हुआ, तो यूपीएससी तो यार मेरे से तो जेईएन भी नहीं निकल पा रहा था, तो ये नहीं होता। तो कहीं न कहीं मैं तो ये मेरी स्ट्रेंथ हार्ड वर्क बिलीव करता था कि यार मैं मेरा बेस्ट दूँगा, जो होगा वो भगवान के ऊपर है। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये मैंने खुद पे अप्लाई किया। जब ऐसा किया कि यार अपने को अपना बेस्ट देना है, बाकी फ्रीली माइंड होके एग्ज़ाम दिया, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अच्छा रिज़ल्ट आया। बिल्कुल। तो इस सेशन की समाप्ति पर मैं कुछ लाइनें पेश करना चाहूँगा कि मुश्किलों से भागना आसान होता है, जीवन में पल-पल इम्तिहान होता है, भागने वालों को कुछ नहीं मिलता है जीवन में और संघर्ष करने वालों के कदमों में जहान होता है। तो यहाँ पर आप सबके लिए एक मोटिवेशन है राम सर कि इनकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे पल आए जब इनको कहीं न कहीं ये लगा था कि यार अब गिव अप करना चाहिए या भागना आता है, सबके दिमाग में आता है, बट उन्होंने भागने का वहां से फैसला नहीं किया, लड़ने का फैसला किया। हर इम्तिहान को मतलब एक योद्धा की तरह मतलब अपने सामने एकदम छाती करके प्राउड के साथ उस इम्तिहान को मतलब झेला है और जो भी फेलियर्स आई है उन फेलियर से डाउन हुए लेकिन डाउन ही नहीं रहे। और आपको भी लाइफ आपको में बाउंस ये बैक करना होता है सर। बिल्कुल, बिल्कुल और डाउन हर इंसान होता है। आज आपकी स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला सर और होपफुली यहाँ जो भी जुड़े रहे और मुझे पूरा विश्वास है कि ऑन एन एवरेज 200 ऑडियंस अपने यहाँ पर इस सेशन में जुड़े रहे तो कहीं न कहीं उनको काफ़ी अच्छा तो लगा ही है, तभी वो लगातार ऑन एन एवरेज 200 ऑडियंस हमारे साथ जुड़े रहे। कुछ और जो कमेंट सेक्शन में जो सवाल आए थे, उनमें एक सवाल मैं जाते-जाते आपसे लेना चाहूँगा और बाकी जो सवाल मैं नहीं ले पाया, उसमें आप हमारी समस्या ये समझ सकते हैं कि मैं ही अपनी टेक्निकल टीम हूँ। सब कुछ मैनेज जो आपके सामने ये दिख रहा है, वो मैं ही कर रहा हूँ और यहाँ सामने देखता हूँ, तो इधर कमेंट कुछ ऊपर चले जाते हैं। जो टैबलेट पर मैं देख पा रहा हूँ, तो उसमें हो सकता है किसी का वास्तविक सवाल हो और हम नहीं ले पाए, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। बट ऐसे ही सेशन और लेकर हम आते रहेंगे और नई-नई आपके जो यूथ आइकन्स हैं उनसे आपको रूबरू करवाते जाएँगे। एक जो क्वेश्चन ये आ रहा है राम सर कि आई थिंक ऊपर चला गया, 1 मिनट के लिए जो क्वेश्चन आ रहा है कि सर ऑनलाइन और ऑफलाइन अब जो स्टडी का मोड आया है, उसको लेकर आपसे कमेंट जानना चाह रहे हैं कि सर ऑनलाइन इज़ बेस्ट और ऑफलाइन? क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा एक आप देख सकते हैं कि एक डिफरेंस आ गया है, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें बुरी भी हैं और ऑफलाइन में भी कुछ अच्छी है, कुछ बुरी है। तो आपके हिसाब से आपको बच्चों को क्या गाइडेंस देना चाहिए ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी को लेकर? देखो सर, मेरे हिसाब से दोनों के फ़ायदे हैं, दोनों के नुकसान भी हैं। जैसे ऑफ़लाइन का ऐसा है, फ़ायदा तो ऐसा है कि आपको रियल अगर आप टीचर को फेस करते हो, देखते हो, तो कहीं न कहीं आपको अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होती है, कहीं न कहीं कांसेप्ट भी बहुत अच्छे क्लियर होते हैं। तो ऑफ़लाइन इतने दिनों से ऑफ़लाइन ही चल रहा, तो कहीं न कहीं माइंडसेट भी एक ऑफ़लाइन का ही बन रखा है और बन रखा। ऐसे बोलते हैं कि यार ऑफ़लाइन ऑनलाइन में तो कोई फ़ील ही नहीं आती। वो फ़ील कहीं न कहीं ऑफ़लाइन में ही आती है, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। पर ऑनलाइन के भी मैं फ़ायदे बताता हूँ। जैसे मैंने
दिल्ली से आ गया, तो वहाँ पे कोई था नहीं, ऑफलाइन का तो बंद ही हो गया। अब ऑनलाइन भी उस टाइम चल नहीं रहा था, तो ऑनलाइन का एक जो बेस्ट फ़ायदा मैं बताता हूँ कि मान लो आपको कोई भी टीचर की क्लास ले रहे हो, लग रहा है कि यार ये स्लो पढ़ा रहा है, या लग रहा है कि यार ये चीज़ मुझे आती है, तो आप उस चीज़ को स्किप कर सकते हो, उस चीज़ को फ़ास्ट आगे बढ़ा सकते हो। तो वो एक फ़ायदा है कि यार आप जैसे ऑफलाइन में ऐसा है कि फिक्स टाइम है, 9 से 3 बजे तक की कोचिंग है, तो 9 से 3 रहना ही रहना पड़ेगा। पर आप ऑनलाइन में ये फ़ायदा है, आप अपने हिसाब से कभी भी टाइम सेट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है ऑनलाइन में, कि आपका मन किया तो आपने रात को कर लिया, मन किया दिन में कर लिया, और मन किया ज़्यादा पढ़ने का, वो ऑनलाइन में पॉसिबल है। अगर मान लो रिकॉर्डेड वीडियो है, तो 1 दिन में 2 वीडियो देख लिए। तो कहीं न कहीं ऑनलाइन के भी बहुत फ़ायदे हैं कि आप चीज़ों से थोड़ा जल्दी क कर पाएँगे। थोड़ा ये है, नुकसान ये है कि कहीं न कहीं फ़ील कम आ पाता है, पर फ़ील ही अब सब कुछ नहीं है। आपको तो सिलेबस कवर करके कंसेप्ट समझना है। तो ऑनलाइन के भी बहुत फ़ायदे हैं सर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये डिपेंड आप पर करता है कि आपको कहाँ कंफर्टेबल फील हो हाँ, रहा है और आप कहाँ बिल्कुल, गोल ओरिएंटेड जा रहे हो। आप अपने टारगेट को कहाँ इजीली और अच्छे से विदाउट मच हार्ड वर्क एंड विदाउट मच हर्डल आप कैसे अचीव कर पा रहे हो, उस चीज को आप पर फोकस आपको फोकस करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा सर, आपने टाइम दिया। जाते जाते मैं एक थैंक यू चीज कौन और सर? कहना चाहूंगा आपको, सभी बिल्कुल सर, ऑडियंस को, कि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदानी जंग में, गुड़ गिरते हैं घुड़सवार ही मैदानी जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यानी आप घुटनों के बल चलोगे तो कहाँ से आपको गिरने का अनुभव होगा। आपको संघर्ष करना है, और संघर्ष के बाद जो सफलता मिलेगी वही आपकी शान होगी, वही आपकी आन होगी, वही आपकी सब कुछ होगी। और कहते हैं कि जिंदगी में यदि आपको असफलता नहीं मिली और अब भी आपको अब तक असफलता नहीं मिली, तो आप कहीं ना कहीं बड़े लक्ष्य की ओर नहीं जा रहे हो, आप छोटे छोटे लक्ष्य बना रहे हो, और छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करके उन्हीं को आप अपनी सफलता मानकर अपने आप को संतुष्ट कर पा रहे हो। तो आप सभी इस सेशन में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट आई है, आई थिंक भानाराम यादव जी कह रहे हैं कि सर आपसे कहना चाहता हूं कि आप हर महीने या 2 या 3 महीने में राम सर से इस प्रकार लाइव इंटरेक्शन जरूर लेके आए, इंटरव्यू लेके आए। तो शायद बानाराम जी मेरे गुरु रहे हैं, वो स्कूल टाइम से ही मुझे गाइड करते रहे हैं, वो मेरे जो कह सकते हैं गाइडेंस की मिसाल रहे हैं। थैंक यू सर, और कोशिश करूँगा कि मैं आऊँ। आपके मार्गदर्शन में हमने ये आईएएस का सफर तय किया है, तो बे ट्राई करूँगा कि मैं 2 बच्चों को भी या 5 बच्चों को भी गाइड कर पाया तो बहुत खुशी होगी मेरे को। बिल्कुल, और मैं इस चीज़ की आपको एश्योरिटी दिलाता हूँ कि जब जब मुझे राम सर ये आज्ञा देंगे कि यस आज हम फ्री है और हमें कोई इंटरेक्शन करना चाहिए, जिससे अपनी यहाँ पर यूथ को, जो छोटे स्कूल के बच्चे हैं उनको कुछ पॉजिटिव मिल पाए, कुछ मोटिवेशनल मिल पाए, तो हम ज़रूर इंटरेक्ट करेंगे और हमारा ये बिल्कुल सर, प्लेटफॉर्म आपका हमेशा से स्वागत करेगा। और आज बिल्कुल। के इस सेशन के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो आज के थैंक यू सेशन सर। में बहुत ही अच्छा मुझे लगा, और डेढ़ जो घंटा कब निकल गया पता भी नहीं चला सर। पता भी नहीं चला। और यही एक ये होता है कि लाइव इंटरेक्शन में आप यही देख पाते हैं कि यहाँ पर जो भी होता है बिल्कुल सामने होता है, और एक ऑडियंस को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जो मिलता है उसमें कहीं ना कहीं एक जो मज़ा है, फील है, वो नहीं आता है। तो आई होप आप सब ने यहाँ पर इंजॉय किया है। मैं जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपके परिक्षेत्र में इस सेशन को लाइव अटेंड नहीं कर पाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सेशन का लिंक उनके साथ जरूर शेयर करें। हम वापस से शायद उपलब्ध हो या ना हो, लेकिन ये सेशन इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक ये सेशन रहेगा। आप मान के चले ये एक अमर सेशन है, तो ये आपके जो लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा इस प्लेटफॉर्म पर। और होपफुली हम जब एक उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच जाएंगे तो इन दिनों को ज़रूर याद करेंगे कि हम भी कभी इस मोड में बात किया करते थे। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जय सर। हिंद। थैंक और यू सर। आप जय भारत। इसी प्रकार से आप इस सेशन को लाइक करते रहे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ऑडियंस से कि आप जरूर से लाइक करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे, और ऐसे ही सेशन हम लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही सुपर मोटिवेशनल और रियलिस्टिक इंटरव्यू में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद वंस अगेन, भारत माता की जय।